तो हम आपको खिलाएंगे रवीश, ये मैं आपको खिलाऊंगा। और ये रहा केक, और ये केक है रवीश कुमार के यूट्यूब चैनल के 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी में। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, और 1 करोड़ का ये सफ़र रवीश कुमार ने बहुत कम वक्त में तय किया है। इतने कम वक्त में कि अगर मैं कहूँ कि न्यूज़ की दुनिया में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो इसलिए मुझे लगा कि रवीश जब यूट्यूब की शुरुआत कर रहे थे तब भी हमने बात की थी, अब जब बहुत कम वक्त में 10 मिलियन सब्सक्राइबर का मुकाम हासिल किया तो हमने कहा कि एक केक काटा जाए, सेलिब्रेट किया जाए, हमारी टीम के लोग भी हों, रवीश भी हों। तो ये सफ़र बड़ा दिलचस्प रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी, और इतने स्वादिष्ट केक के लिए। लेकिन खाली केक आप ही खाओगे कि मैं भी खाऊं? नहीं, आपको भी मैं खिलाता हूँ, क्योंकि इस सफ़र में आप महत्वपूर्ण साथी रहे हैं, और आपके बिना हमने काफ़ी कुछ तय किया, आपके साथ साथ सीखा है। पर ये बहुत सुंदर बात है कि आपने ये प्लान किया और आप इस मौके को आपने इतना यादगार और सुंदर बना दिया। ये भी पत्रकारिता का एक हिस्सा होना चाहिए कि हम सब एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे की खुशियों में साझीदार बने, एक दूसरे की समस्याओं में हाथ बटाएं। ये आपने किया, तो ये आपका बड़प्पन है, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, इसी छत पर रवीश से हमने बातचीत की थी जब रवीश एनडीटीवी से तुरंत इस्तीफा दिया था रवीश ने, और उस समय द्वंद्व में थे, क्या करें कैसे करें। यूट्यूब का रास्ता दिखा था, कहें तो यूट्यूब का दरवाज़ा खुला था, बिल्कुल दाखिल नहीं हुए थे उसमें। हाँ, उसके बाद दाखिल हुए और करीब 1.5 साल में इतनी तेज़ रफ्तार से चले कि रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1 करोड़ सब्सक्राइबर तक पहुँचे। मैं व्यूज़ आज देख नहीं पाया, व्यूज़ तो पता नहीं कितना होगा। जब हम लोग शुरू कर रहे थे मुझे तो कोई आइडिया नहीं था, आपको ज़्यादा आइडिया था, कुछ और दोस्तों को आइडिया था, पर आपने ये हौसला दिया कि कुछ हो जाएगा और अच्छा होगा, चिंता मत करना। क्योंकि मैंने पहली बार नौकरी छोड़ी थी 26-27 साल के बाद। आपने तो कई बार नौकरी बदली है, छोड़ी है, सहयोगियों को भी उधर बढ़ाते हैं, कईयों को दी है, तो आपका एक अलग एक्सपीरियंस है। नौकरी छोड़ना, फिर खोजना, बीच में कई महीनों के लिए बेरोज़गार रहना, ये एक अलग मानसिक अवस्था होती है। तो मैं पहली बार गुज़र रहा था, लेकिन बहुत मैं अभी भी याद करता हूँ और कई लोगों से कहता हूँ कि आप लगातार फ़ोन करके ये ढाढ़स बंधाते रहे कि अच्छा होगा, चिंता मत करना। और आपकी बात मुझे वो याद है कि तुमने पहली बार नौकरी छोड़ी है, और मुझे लग रहा है कि तुम ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इतनी परेशानी की बात नहीं है, अच्छा चलेगा, बस काम करते चलना है। और इस्तीफ़ा देने के बाद मैं तो बहुत बीमार पड़ गया था, तो उसमें भी आपने अपने एडिटर और कैमरा पर्सन को भेज दिया कि उठो, अभी एक वीडियो बना दो, काफ़ी देर हो गया, 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, तुम कुछ वीडियो ही नहीं डाल रहे हो। तब मुझे कोई सेंस नहीं था कि 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात है और मुझे लगातार वीडियो बनाना चाहिए। आपके कहने पे उस दिन मैं खड़ा हो गया और वीडियो बना दिया। पहली बार वो यूट्यूब क्रिएटर, फेसबुक का जो आता था, आपने वो सब सीखा। पासवर्ड भी उन्होंने ही बनाया, हमने बना दिया, आपने भेजा। तो ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि हर किसी को ये दोहराना चाहिए। आपने मुझे दिया तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी लोगों को ये हौसला दूं। और ऐसे ही ये जो ढांचा मीडिया का नरेंद्र मोदी की सरकार के दौर में तोड़ा गया है, इसी तरह से लोग एक दूसरे का हाथ बटाते हुए, पकड़ते हुए ढांचा खड़ा कर पाएंगे। नहीं तो ये बहुत सुंदर लोकतंत्र है, ये इसमें बहुत दाग रह जाएगा कि इसमें कोई पत्रकार नहीं है, बोलने वाला नहीं है। एक प्रधानमंत्री हैं जिनकी भाषा और भाषण दोनों ही बेहद ख़राब है, झूठ बहुत बोलते हैं, उसको क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं रह जाता। तो ये भारत माता को इस बात के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि अरबों की आबादी में, 1 अरब से ज़्यादा की आबादी में कोई पत्रकार ही नहीं है जो इस प्रधानमंत्री के झूठ को झूठ बोल सके। सही बात है। वो यूट्यूब ने एक प्लेटफॉर्म दिया जिस पे आकर हम, आप, अभिसार, आकाश, कई लोगों ने आकर इस झूठ को झूठ बोला तो है ही। जो बड़े बड़े मालिक जिनके पास गाड़ियां हैं, पुरी, चंद्रा और वगैरह वगैरह, ये सब जो भी हैं, अदानी, अंबानी, जो भी,
ये सब हिम्मत नहीं कर सकते हैं, पर हम लोगों ने कर दिया। अब हमारा चैनल कल बंद कर दीजिए, जो करना कर दीजिए, लेकिन इस 1 साल में, आपने 4 साल में, किसी ने 5 साल में ये करके दिखाया कि इसी दौर में, इसी प्रधानमंत्री के झूठ को सामने से खड़े होकर झूठ बोला जा सकता है और देश की जनता साथ में खड़ी होकर हमारा हौसला बढ़ा सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। ये यूट्यूब से ज़्यादा, किसी रवीश कुमार, अजीत अंजुम से कहीं ज़्यादा ये बड़ी बात है कि 1 करोड़ जनता खड़ी हो जाए कि आप बोलिए तो हम आपके साथ हैं, बिना सत्ता के। जब रास्ता की जगह सुरंग हो जाए, वो भी तो नहीं दिख रहा था, मुझे तो वो भी नहीं दिख रहा था। वो तो आप बता रहे थे कि नहीं अच्छा रास्ता मिलेगा, डेड एंड पता नहीं क्या। और अब देखिए पीछे बैठकर बात करने की जगह तैयार है। ये तो केक के लिए था और हमारे सारे सहयोगी जो कैमरे पर हैं, उसके बाद ये केक खाएंगे, उसके बाद हम बैठ के रवीश से इनके उस सफ़र पर बात करेंगे। जब हमने पिछली बार बात की थी तब रवीश होने की कहानी, एनडीटीवी से लेकर एनडीटीवी को खोने की कहानी दरअसल। हाँ, एनडीटीवी तुरंत खो कर आए थे, तो 26-27 साल का ट्रॉमा भी था, अवसाद भी था, खुशी भी थी, कुछ छूटने का बिल्कुल था, गम भी था, बिल्कुल था। वो सब पर बात की थी। आज यहाँ से हम बात करेंगे उस रवीश कुमार के इस 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने के सफ़र, बीच की स्थितियाँ, मन स्थितियाँ, हौसला, खुशियाँ, ताकत, बहुत सारी चीज़ उस पर बात करेंगे। तो हम वहाँ चलते हैं। थैंक यू। और आप लोग केक खाइए, सारे लोग। और दर्शक, वो सारे दर्शक जो रवीश को देखते हैं, जो मुझे देखते हैं या हम जैसे लोगों को देखते हैं, उन सभी दर्शकों का हम सब शुक्रगुजार हैं कि आपसे हम सब हैं, आप देखते हैं, इसीलिए हम सब ये हौसला कर पाते हैं। और इसीलिए रवीश कुमार ने वो कामयाबी हासिल की पिछले 1.25 साल 1.5 साल में, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। चलते हैं अब जरा बैठ कर बात करते हैं आराम से। आइए, आप लोग केक खाइए भाई। तो रवीश, हमने केक कटिंग तो कर लिया, केक का स्वाद भी ले लिया, लेकिन जब मैं आपसे बातचीत की शुरुआत कर रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि जब आपने एनडीटीवी छोड़ा तो एक इंटरव्यू में रवीश आपने कहा था कि आज की शाम ऐसी शाम है जहाँ चिड़िया को अपना घोंसला नज़र नहीं आ रहा है, शायद कोई उसका घोंसला ले गया है, सामने खुला आसमान ज़रूर नज़र आ रहा है। तो ये जब आप कह रहे थे तो एक हताशा थी, एक भावुकता भी थी, बहुत कुछ छूटने का गम भी था, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि ऐसा लग रहा है चिड़िया का घोंसला ले लिया गया। तो वो सफ़र वहाँ से शुरू होकर आज YouTube का सफ़र 10 मिलियन सब्सक्राइबर तक, क्या घोंसला चिड़िया को वापस मिल गया या कोई अपना घोंसला चिड़िया ने बना लिया? अजय जी, जब छोड़ा था तो वो फैसला साधारण तो नहीं था। मुझे मालूम है कि इतनी बड़ी सरकार थी, लाखों करोड़ रुपए का वाला उद्योगपति था, आजकल टेम्पो में पैसा भेज रहा है, ऐसा देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। तो एक फ़ैसला सब कुछ दांव पे लगाने जैसा था, और मैंने कभी अपने आप को इस तरह से दांव पे नहीं लगाया था कि घर लौटेंगे तो बच्चे हैं, फैमिली है, सब कुछ है। लेकिन जो ईमान की आवाज़ होती है, जो ज़मीर की आवाज़ होती है, वो यही कह रही थी कि इसके साथ काम मत करना, भले पत्रकारिता छूट जाए, ये हो। तो वो सारी कुछ जो चीज़ें चल रही थीं, वो इस्तीफ़ा देने और वो जो तूफ़ान चला आ रहा था, उसके सामने समक्ष बरक्स थीं। लेकिन जब लौट के पीछे मुड़ा वहाँ से, तब लगा कुछ तो है ही नहीं, सब खाली है। ये भी पता था कि चैनलों के मालिक के पास मर्सिडीज़ हो या जैगुआर हो, लेकिन वो मुझे नौकरी नहीं दे सकते हैं, उनकी इतनी औकात नहीं है। बेसिकली ये मैं ठीक से जानता था, अखबार के किसी मालिक की औकात नहीं है, चैनल के मालिक की किसी की औकात नहीं है। भले देश के बारे में आप जितना दावा कर लें कि चांद पे पहुंच गए हैं, समंदर के नीचे धंस गए हैं, लेकिन कोई ऐसा मालिक इस देश में नहीं था जो मुझे नौकरी दे सकता था। तो ये मुझे मालूम था कि पैसे हैं इनके पास, हौसला नहीं है, ताकत नहीं है। और ये भी मुझे मालूम था कि जब ये सब नहीं है तो मैं बेरोज़गार हो गया और मेरे पास काम नहीं रहेगा, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि आगे क्या होगा। एकदम बंद दरवाज़ा, एकदम बंद दरवाज़ा था। अगर मैं कहूँ कि नहीं, जो होगा देखा जाएगा, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। उसकी भी चिंताएं मुझे डरा रही थी, कांप भी रहा था कि होगा क्या। लेकिन अंदर से आवाज़ यही आ रही थी कि मैंने फ़ैसला बड़ा सही लिया है और जीने का एक मकसद पूरा होता है।
अब मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसे उद्योगपति के चैनल में काम नहीं करता हूं जो टेम्पू से पैसा भेजता है। गौतम अडानी पर प्रधानमंत्री ने आरोप भी लगाया है कि गौतम पैसा भेजते हैं और अंबानी जी पैसा भेजते हैं, टेम्पू से काला धन भेजते हैं। तो वो और साबित कर दिया उन्होंने। कई लोग पूछते हैं कि क्या अब आपको अफसोस होता है, लेकिन आज प्रधानमंत्री का बयान सुन के तो लगा कि ये तो बड़ा सही फैसला लिया मैंने। वरना लोग मुझे भी शक की निगाह से देखते कि अडानी के चैनल में काम करता है, टेम्पू से पैसा लेकर आता होगा, तो वो अब नहीं देख रहे हैं। लेकिन एक बहुत डर तो था और बहुत ऐसा लग रहा था कि ये कैसा देश हो गया कि जहां हमारे जैसे आप जैसे पत्रकारों के लिए कोई न्यूज़ रूम नहीं है। हम ही और आप नहीं हैं, ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जो न्यूज़ रूम से हटाए गए और उनका चेहरा लोगों के सामने नहीं है, उनका नाम उनके सामने नहीं है। तो उस शहर से मैं पीछे जब लौटा तो चलते चलते ऐसा लगा कि समंदर के किनारे खड़ा हो गया हूँ और मुझे तैरना नहीं आता और सामने अरब सागर और और का एक तरह से विस्तार नज़र आ रहा है और कुछ भी नहीं। लेकिन जब चल दिया तो ये वो दर्शक हैं जो आज 1 करोड़ सब्सक्राइबर के रूप में सामने आए हैं। मैंने थोड़ी संख्या में गड़बड़ी कर दी थी, वो तुरंत 4 मिलियन नहीं हुआ था, कुछ कम ही था। कोई नहीं। लेकिन 1 करोड़ दर्शक साथ में आए हैं। तो अब लगता है कि मैं एक घोंसले की तलाश कर रहा था कि कुछ मिल जाता, लेकिन अब लगता है कि 1 करोड़ पेड़ हैं जिस पर मैं उतर सकता हूँ, जिस पर मैं घोंसला बना सकता हूँ। और वो घोंसला किसी और का था। हाँ, जहाँ आपने पनाह ली थी। दरअसल भले वो पनाह 27 साल के लिए आपको मिली थी, लेकिन किराएदार थे आप। बिल्कुल किराएदार थे और उसको किसी ने आसानी से खरीद लिया। ये जो 1 करोड़ लोग हैं, इनको आप खरीद नहीं सकते हैं। इनको कोई नरेंद्र मोदी, कोई गौतम अडानी, कोई मुकेश अंबानी नहीं खरीद सकता है। अगर खरीद सकता तो इनके चैनल में इसी 2 साल में लाखों करोड़ रुपए लेकर अंबानी उसमें आए हैं, वो अपने सब्सक्राइबर की संख्या में 10 मिलियन जोड़ सकते थे। तो इसका मतलब यह है कि भारत में अभी 1 करोड़ लोग ऐसे हैं, इससे भी ज़्यादा लोग हैं। मतलब मैं अपने चैनल के सबूत के तौर पे कह सकता हूँ, आपके चैनल का, बाकी और साथियों के चैनल का अगर जोड़ लिया जाए, इनको ख़रीदना के लिए गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का टेम्पो बहुत कम पड़ जाएगा। तो और वो ख़रीद भी नहीं पाएंगे जितना भी टेम्पो ले आएँ और प्राइवेट प्लेन ले आएँ। तो एक दर्शक बना इसी देश में जहां पत्रकारिता को लेके हमारी आपकी व्यक्तिगत निराशा हताशा से कहीं ज़्यादा वो बना और वो आवाज़ दे रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर न्यूज़ चैनल के ये जो मालिक लोग हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म की बात करते हैं, इनको इतिहास तो याद रखेगा और बहुत अच्छे से इनका हिसाब भी करेगा। ये अगर समझ रहे हैं कि इस देश के लोकतंत्र के गिरबान को, गले को दबा देंगे और हीरो बनकर निकल जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इस देश की जनता बहुत दिन तक याद रखती है। अगर आप सब तरह से बंद करके चुनाव आयोग को खरीद लें, ईडी को खरीद लें, इसको दबा दें, कोर्ट को कर लें, सब कर लें, तब भी इस देश की जनता अपनी सिसकियों में, अपनी रुलाइयों में इन सारी बातों को याद रखने वाली है। और कभी ना कभी वो बोलेगी, कभी ना कभी वो इसको दोहराएगी कि आप ये कर रहे थे, ठीक है कि हम मजबूर थे। पर ये जो YouTube के जो दर्शक हैं, इनको मैं इसी तौर पर देखता हूं कि ये इतिहास के साक्षी हैं और इसको ये कहीं ज़्यादा हमारे आपके दर्ज करने से कहीं ज़्यादा ये वो दर्शक हैं जो पीछे रहकर सब कुछ नोट कर रहे हैं। तो ये बहुत कमाल की बात है। ये सरकार नहीं गिरा सकते, सरकार नहीं बदल सकते हैं, मगर ये कुछ नोट कर रहे हैं जो आज से 10 साल बाद, आज से 15 साल बाद, अपने बुढ़ापे में, अपनी जवानी में, जवान है तो अपने प्रौढ़ावस्था में, 30 साल के हैं तो 50 साल की उम्र में, 50 साल के हैं तो 70 साल की उम्र में, इन सब बातों को याद रखने वाले हैं और इस देश की आने वाली पीढ़ियों को सुनाने वाले हैं कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी कोई वजह नहीं थी कि इस देश के लाखों करोड़ की मीडिया की इंडस्ट्री को गुलाम के स्तर पर पहुंचा दिया जाए। तो ये हिसाब तो रखा जाएगा और ये हिसाब का मतलब यह है, याद रखा जाएगा। जो बात आपने रवीश कही कि सही बात है, वो दौर जब आपने NDTV छोड़ा और उस समय के आपके कई स्टेटमेंट, बहुत सारे जो आपके प्रशंसक या दर्शक थे वो आपकी
आपके भावुक बयानों से हिल रहे थे कि पता नहीं रवीश बहुत परेशान है। जैसे उसी समय का एक स्टेटमेंट है, बेटी विदा होती है तो दूर तक पीछे मुड़कर मायके को देखती है, मैं उस स्थिति में हूँ। तो पता नहीं ये सारे आपको अपने स्टेटमेंट आपको याद हैं कि नहीं। तो एक बहुत कुछ छूटने का मलाल, गम, चिंता, बेचैनी सब लेकर आप निकले थे। तो मैं इसलिए उस पास्ट से इस प्रेजेंट के सफ़र को मार्क करना चाहता हूँ जिसमें दर्शकों की बहुत भूमिका है, ठीक है। और बहुत एक बड़ी भूमिका इसी पर है। मुझे एक शेर याद आया, बहुत चर्चित है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां जुड़ता गया। तो अब आपका कारवां बन गया है, उसमें 1 करोड़ दर्शक हैं और वो पास्ट है, उस समय की थोड़ी हताशा है, चिंता है, आज का हौसला है। मैं उस अतीत से अब बहुत दूर निकल आया हूँ, उसकी हताशाओं से भी बहुत दूर आ गया हूँ। अब मैं वहाँ के 27 साल को बहुत कम याद करता हूँ। मुझे अब वो दर्शक दिखाई देते हैं जो मुझसे उम्मीद रखते हैं, जिनसे मैं उम्मीद रखता हूँ और जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में बहुत साथ दिया। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कोई साधारण दर्शक नहीं है कि YouTube पे सब्सक्राइब बटन दबा दिया। ये वो दर्शक हैं जिन्होंने बहुत साथ दिया है और इनकी कहानियाँ मैं 1000 रातों तक सुना सकता हूँ बिना झपकी लिए, बिना थके हुए। बहुत रुलाने वाली कहानियाँ हैं, बहुत हंसाने वाली कहानियाँ हैं। तो ये जो उनको लग रहा था कि हम अपने वोट की ताकत से, कोर्ट की ताकत से, आयोगों की ताकत से हर चीज़ इस देश में बंद करा देंगे। ठीक है, जनता बड़ी लड़ाइयाँ कई बार नहीं जीत सकती है, मगर ये उसकी छोटी छोटी जीती गई लड़ाइयों में से एक तो है ही कि उसने एक विकल्प के तौर पर कई पत्रकारों को चुना, मुझे ही नहीं, और उसको सपोर्ट किया। वो सारे लोग बहुत कमाल के इस वक्त काम कर रहे हैं, जो किसी वेबसाइट को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन के पैसे दे रहे हैं। वो सारे लोग कमाल का काम कर रहे हैं। और कई बार लोग जब हताश होते हैं तो कहते हैं कि ये मुद्दा है कि संविधान बदल दिया जाएगा, हमारे अधिकार छिन जाएंगे। तो मैं अक्सर कहता हूं कि 2014 के मैदान में कोई पौधा नहीं था। 2019 के मैदान में पौधा आया था, मगर उसे एक गढ़े गए अभियान की आंधी से उड़ा दिया गया। बाद में सत्यपाल मलिक ने उस पर बहुत सवाल उठाए। लेकिन 2024 का मैदान खाली नहीं है। इस पर हज़ारों लाखों पेड़ जो हैं अब वो मजबूती से उग गए हैं और वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। पिछले 2 चुनावों में लड़ाइयाँ हुई नहीं, और इस चुनाव को मैं मानता हूं कि यहाँ से भारत अपने लोकतंत्र के अस्तित्व को लेकर लड़ना शुरू कर रहा है। उसे जीतने की उम्मीद में ये लड़ाई अभी जो शुरू हुई है, उसे जीतने की उम्मीद पर नहीं ले जानी चाहिए। उसे लड़ने का रास्ता देखना चाहिए कि लंबा है और कहाँ तक चलना है। एक इस दौर में ये भी हुआ, आप अक्सर अपने वीडियो में जिक्र भी करते हो, हम लोग भी करते हैं, कि जब बड़े बड़े मीडिया संस्थान, अरबपति मीडिया घराने, मीडिया मुगल, उस दौर में न्यूज़ मिनट, द वायर, स्क्रोल, रिपोर्टर्स कलेक्टिव, ऐसे दर्जनों छोटे छोटे संस्थान हैं जो जनता के डोनेशन पर चलते हैं और उससे बड़ी बात हौसले पर चलते हैं। और उन बड़े संस्थानों के संस्थागत पूरा जो एक ढांचा है उसको चुनौती देते हैं। जैसे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पर ही क्या हुआ, इतनी बड़ी चीज़, इतना बड़ा घोटाला, सब कुछ रिटन ऑन द वॉल जैसे कहते हैं, और वो चीज़ें दब गई लगभग। अगर कुछ भी निकली तो वो वैकल्पिक मीडिया ने। तो इस दौर में एक उम्मीद भी जगती है, लेकिन कहीं कुछ चिंता भी होती है क्या, कि कहीं कोई ऐसा दौर जब कोई बोलता है हिंदुस्तान जैसा यूट्यूब चैनल सडनली बंद हो जाता है, या किसी चैनल को स्ट्राइक का खतरा होता है। तो ये सब भी होता है कि हम यहाँ तक गढ़ के 1.25 साल 1.5 साल में लाए, लेकिन अचानक कोई ऐसी चीज़ हो। हाँ, बीच में ये भी हो रहा है कि थोड़ी हवा चल रही है, तो लाइट और शेडो का भी खेल हो रहा है। छाया भी, ये मतलब आंधियों का समय है, उन्हें आने दीजिए, उन्हें जाने दीजिए। हाँ, क्योंकि इस तूफान में ये मुल्क फंसा हुआ है, तो अच्छा है कि आंधियां चलती रहें। रोशनी भी उनके है, रुक अंधेरा जाने भी। से ज़्यादा चिंता होनी चाहिए कि इस मुल्क में आंधियां नहीं चल रही हैं। तब वही सवाल जो लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही कि बहुतों को लगता होगा कि हम लोग हमेशा उल्लास और जश्न के मूड में रहते हैं कि किसी का सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, किसी का वीडियो ज़्यादा देखा जा रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ ऐसा कोई क्षण नहीं होता है, मेरा ही नहीं बाकी दूसरे यूट्यूबर का, कि वो अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित नहीं है।
वो हमेशा ही है। उसे लगता है कि कोई स्ट्राइक भेज देगा तो चैनल बंद हो जाएगा, सरकार का कोई गुमनाम ऑफिसर एक नोटिस भेज देगा, आपने बोलता हिंदुस्तान का जिक्र किया, वो बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, आज के ही दिन बोलता हिंदुस्तान को यूट्यूब ने वापस बहाल किया है। और तो कुछ गलती भी मानी है जो ट्विटर पर गलती भी मानी है। लेकिन बड़ी बात ये है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन इस जगह पे हम अपना छाता, अपना कोट टांग रहे हैं कि वो दीवार कभी भी कोई लेके जा सकता है। तो उस खूंटी पे जो खूंटी उखाड़ कर ले जा सकता है, उखाड़ के ले जा सकता है, और वो बहुत आसान है ऐसा करना। लेकिन हम बहुत ग्रेटफुल भी हैं कि YouTube ने, हम समझते हैं कि YouTube पे कितना ज़्यादा प्रेशर होगा सरकार का, लेकिन इसके बाद भी उसने अभी तक ऐसा नहीं होने दिया है। मगर ये कभी भी हो सकता है। तो इसका असर क्या हो रहा है? इसका असर ये हो रहा है कि बहुत 2 कदम चलते हैं तो 4 कदम पीछे भी आते हैं कि क्या इसका सेटअप बड़ा करना चाहिए, क्या रिस्क लेना चाहिए। ये जो बंद करने की चाबी जो अपने पास सरकार हुजूर ने रखी है, वो ज़्यादा चिंता की बात है। अच्छी बात है कि जो ब्रॉडकास्ट बिल आ रहा था और इंटरनेट को लेके, जिसको कुणाल कामरा ने कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, अगर वो उस पर रोक सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाता तो हो सकता है कि हम और आप आज बात करने की स्थिति में नहीं होते। हम किसी और नया चैनल बना रहे होते यूट्यूब पर, और लोग भी, दर्शक तो हमें तब भी खोज लेंगे कि गया कहाँ, कहीं कुछ नया तो नहीं बनाया होगा, पर लंबा वक्त लग जाएगा उनके लिए खोजना। पर ये चिंता तो हमेशा रहती है कि आज हमारा चैनल चला जाएगा, कोई नोटिस भेज देगा। ये YouTube की एक कमज़ोरी है। YouTube आश्वस्त करता है कि इतना आसान नहीं है कि आपका बनाया हुआ चला जाएगा, लेकिन तब भी उसे इस स्ट्राइक के झंझट से हमें मुक्त करना चाहिए। हमारे चैनल के अस्तित्व को ज़्यादा उसको सुरक्षा देनी चाहिए कि आपने बनाया है, ठीक है, प्लेटफॉर्म उनका है, लेकिन ये किसी के लिए आसान नहीं होना चाहिए कि वो कुछ गड़बड़ी करके, कुछ चतुराई चालाकी करके बंद कर दे। तो ये बहुत चिंता होती है। फेसबुक तो जैसे बहुत, मुझे लगता है, वो जैसे तो बहुत ही मेरा ही फेसबुक 26 या 27 लाख उसके फॉलोअर हैं, और कंप्लीटली एक तरह से कहे मोनेटाइजेशन बंद है, रिस्ट्रिक्टेड है, जीरो हो गया। सडनली क्यों हुआ पता नहीं चला। मेरा भी उस पे चलता ही नहीं। और ज्यादातर लोग कर रहे हैं, पॉलिटिकल जो लोग कर रहे हैं, लगभग सबका लगभग बंद है। ऑफिशियली बंद है, अनऑफिशियली बंद है, बट बंद है। यूट्यूब अभी तक इस तरह से आशंकाएं दिखती है 1-2 केसेस में, लेकिन फिर भी वहां हम लोग कर पा रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त को लेकर एक खतरा और आशंका लगी रहती है जब सरकार के शिकंजे की आहट होती है कि कुछ भी कर सकते हैं। और इस दौर में भी रवीश, अगर देखोगे, वो यही कर सकते हैं, उन्हें बंद करना आता है, खोलना नहीं आता है। सही बात है ना, सही बात। वो खोल नहीं पाए। जैसे आज एक भी ढंग का इनके दौर में एक भी ढंग का पत्रकारिता संस्थान पनप नहीं पाया। जो था वो खत्म ही हुआ। तो ये खोलने के उस्ताद, बंद करने के उस्ताद हैं। इन्हें खोलना आता नहीं है इनको। तो ये यही कर सकते हैं कि हमारी मेहनत पे हमने जो पसीना बहाया है वो छीन के भाग सकते हैं। इनके समर्थक उसी तरह के हैं, उसमें खुश हो जाएंगे, बड़ा अच्छा हुआ इनका चैनल सरकार ने बंद कर दिया। तो इनको तबाही पे नाचना गाना आता है, इनको निर्माण करना आता नहीं। और उसके लिए उनके चीयर लीडर्स भी बहुत हैं, सारे मीडिया के लोग चीयर लीडर्स हैं। लेकिन जैसा कि आप ही कहते हैं कि बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, इतना मत सोचा करो। मैं तो कहता हूँ एक दरवाजा बंद होगा, दूसरा खुलेगा। और मैं ये भी आपने सिखाया कि इस आशंका से निकलो। उसमें YouTube के भी कुछ लोगों ने बहुत हेल्प भी किया कि इतना जल्दी आप मत घबराइए या किसी को भी। लेकिन वो दिमाग में वो बात तो रहती है कि जैसे ही आप दूसरे को देखते हैं कि इतना आसान है बंद कर देना, तो अगर वो व्यक्तिगत स्तर पर भी लड़ने पर आ सकती है। हमें बहुत सारे पत्रकारों को बेरोजगार करने के बाद, देखिए, इसको एक चीज़ तरीके से समझना चाहिए। हमारे आपके जैसे पत्रकारों के पास ये आखिरी सिरा है, इसके बाद केवल खाई है। इसके बाद पत्रकारिता बंद गली के आखिरी मकान में हम मंच, हाँ बिल्कुल, बंद गली के आखिरी बिल्कुल याद आ गए मकान में है। और इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। जो हमारी जानकारी में प्लेटफॉर्म है वो खत्म हो जाता है। तो ये देश देखे ना कि 4 पत्रकार खड़े हैं उनको बंद करने के लिए। ये जो दुनिया में मजबूत नेता कहलाते हैं, ये बंद करने के लिए इतनी साजिश कर रहे हैं। तो देख ले देश, इसमें क्या है। बहुत सारे लोग तो ऐसे उठा के मुख्यमंत्री तक जेल में डाल दिए गए। तो देश देख ही रहा है ना। तो एक चैनल और बंद कर दिया जाएगा, लेकिन बात उसकी नहीं है। बात यह है कि जहां पे पत्रकारिता की पढ़ाई करके लोग जा रहे हैं जिन संस्थानों में, उन्हें क्या बनाया जा रहा है।
वो एक तरह से उन्हें बीजेपी का वर्कर बनाया जा रहा है और ये बीजेपी के वर्कर के साथ अन्याय है। वो मेहनत करे अपनी पार्टी के लिए, उसको इनाम मिले जिस पार्टी के पास 13,000 15,000 करोड़ रुपए हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उस पार्टी के नेता पार्टी को अपने जिला अध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्ष को अच्छी अच्छी कारें खरीद कर देनी चाहिए। तुम दफ्तर किसी तो 500 दिक्कत बन में गया। मत रहो, दफ्तर बना है लेकिन उनको पैसे देने चाहिए, उन लोगों को सैलरी देनी चाहिए, उनको ये करना चाहिए। तो जो बीजेपी का वर्कर का जो मेहनत है उसका क्रेडिट न्यूज चैनल को जा रहा है। तो ये बीजेपी के वर्करों को सोचना चाहिए कि हमारी मेहनत का श्रेय ये 10 गोदी मीडिया को या 50 गोदी मीडिया क्यों ले रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो उनका हिस्सा, उनका हित मारा जा रहा है एक तरह से। ये जो पन्ना प्रमुख बन के आरएसएस के लोग जितना भी दम्भ भर लें, जितने भी प्रमुख बन जाएं, सच यही है कि उनके किसी भी मेहनत का क्रेडिट ये जो 10 उद्योगपति लोग हैं वही ले जाएंगे कि हमने अपने चैनल को आपकी सेवा में समर्पित किया, हमने दर्शकों को भरमाया, हमने दर्शकों को डराया, हमने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्टोरी नहीं छापी तो आप विश्व विजेता बन गए। आप हिंदी के तमाम अखबारों को देखिए, किसमें ओरिजिनल, एक अखबार को छोड़ के किसमें ओरिजिनल इलेक्टोरल बॉन्ड की स्टोरी छपी? जबकि रिपोर्टर्स कलेक्टिव, न्यूज मिनट, न्यूज लॉन्ड्री, स्क्रोल, वायर, इन सब ने अपनी स्टोरी फ्री कर दी कि देखिए आप यूज कर सकते हैं। हमें तो नहीं रोका, आपको भी नहीं रोका, तो उन अखबारों को भी उन्होंने नहीं रोका मुहर था। थी कि असंवैधानिक है, सबसे बड़ी स्टोरी गलत है, मतलब मुहर थी ना, आपको रिस्क नहीं लेना। बिल्कुल, जजेज ने कह दिया, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर वो स्टोरी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। क्या इन दोनों से बड़ा वो नेता हो जाते हैं कि उनके डर से या उनकी राजनीति को चमकाने के लिए इस खबर को दबाया गया? ये तो अन्याय हुआ ना। फिर आपकी जीत जो है वो स्वाभाविक लोकप्रियता की जीत नहीं है। देखिए, जो लोकप्रिय नेता होता है, जो स्वाभाविक रूप से लोकप्रिय नेता होता है, वो इतना ये सब नहीं करता है। उसको इतना आत्मविश्वास होता है कि आ जाइए जनता के बीच में, हम आपसे निपट लेते हैं। वो ये नहीं करता कि अखबार की हेडलाइन जरा छिपा लो, उसकी खबर को 7वें नंबर पर डाल दो। इसीलिए मैं आजकल अपने प्रोग्राम में कहता हूं कि हिंदी के दर्शकों को कि बहुत तेजी से आप हिंदी के अखबारों से पीछा छुड़ाइए। आपके घर में कोई हिंदी का अखबार पढ़ रहा है बुजुर्ग, उसको समझाइए पढ़ना बंद करे। कोई नौजवान ना पढ़े, इस पर ध्यान रखें, क्योंकि वो हिंदी का अखबार जो है हिंदी के पाठकों का बौद्धिक विकास रोक रहा है। उसमें किसी प्रकार की प्रखरता नहीं है, मुखरता नहीं है, प्रश्न नहीं है। बिना इन सब चीजों के कोई छात्र अपने जीवन में अच्छा छात्र तो हो ही नहीं सकता। वो नरेंद्र मोदी का समर्थक हो सकता है, उनके भाषण की कॉपी लेकर बहुत अच्छा भाषण दे सकता है, मगर वो अपने जीवन में सफल होने वाला प्रखर बुद्धिमान छात्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी राजनीति, चिंतन उसकी इसी बात पर आधारित है, उसका चिंतन कि छिपाया जाए, भरमाया जाए, डराया जाए। इस तरह की राजनीति को ये अखबार भारत की नागरिकता को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से हम लोग समय समय पर इस अधिकार बोध को गंवा देते हैं, बहुत मुश्किल से फिर से धीरे धीरे हासिल करते हैं। लेकिन लगातार ये मीडिया जो है, आज कितने चैनल प्रधानमंत्री के ही बयान पर डिबेट कर रहे होंगे। उसी पर अब मैं आ रहा हूं, अदानी और अंबानी के चैनलों पर क्या चल रहा होगा मुझे नहीं मालूम। बड़ी बात प्रधानमंत्री कह दें कि अडानी और अंबानी बोरे में और टेम्पो में भरकर कांग्रेस को और राहुल गांधी को या शहजादे को पैसे भेज रहे हैं, और ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उन्हीं की एजेंसी, उनकी सरकार, कहाँ गोदाम है अडानी का, कहाँ अंबानी का, कहाँ बोरा, कहाँ टेम्पू, वो भाषण में कह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये, और राहुल गांधी जिक्र नहीं कर रहे हैं चुनाव में अडानी और अंबानी का, ये प्रधानमंत्री, ये सबसे बड़ा झूठ। कांग्रेस ने तो लिस्ट जारी कर दी, कह दिया कि 130 बार अडानी और अंबानी का नाम लिया पिछले 1.5 महीने में राहुल गांधी ने। तो कायदे से होना तो ये चाहिए था कि सारे चैनल पर प्रधानमंत्री का वो भाषण, उनके झूठ, और कॉन्ट्रास्ट में राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो, और जो सवाल, लेकिन वो सवाल तो मुझे लगता नहीं कहीं कोई पूछेगा। नहीं, उसमें हिम्मत नहीं है। वो प्रश्न करने का जो साहस है वो भारत की पत्रकारिता ने गंवा दिया। ये लोग, सारे लोग नरेंद्र मोदी के जीते हुए आंकड़े के पीछे छुपकर अपनी बात कहने वाले लोग हैं कि जीत जाएं ताकि हम कहने लगे हम तो जनता के जनमानस के साथ थे। ये इसी का इंतजार करते हैं और इसी से अपनी ऊर्जा पाते हैं। इनमें हिम्मत नहीं है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने आज बहुत बड़ी बात कह दी। अदानी और अंबानी को ये लगता होगा कि जरूर राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, 10 साल से मोदी की सरकार है, तो राहुल गांधी बोलते होंगे। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री ने कह दिया, इन दोनों की जो भी बिजनेस वर्ल्ड में कुछ तो इज्जत रही होगी, अंबानी की तो रही होगी डेफिनेटली, वो तो प्रोफेशनल तरीके से चलने वाली, बहुत तरीके से अगर देखा जाए तो अंबानी की तो बहुत दूसरी तरह की इज्जत है।
तो वो भी खत्म हो गया एक तरह से कि उन्होंने अदानी को ये बना दिया कि वो काला धन टेम्पो में लाद के दूसरे पार्टी को ले रहे हैं। इसका मतलब वो अदानी को भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो अब अगर राहुल गांधी अदानी को की आलोचना करते हैं या अंबानी की आलोचना करते हैं तो कहते हैं राहुल कम्युनिस्ट हो गए हैं। यही कह के डराते हैं ना। अब क्या प्रधानमंत्री मोदी कम्युनिस्ट नहीं हो गए जब वो अदानी और अंबानी को ये कह रहे हैं कि आप उद्योगपति कम, टेम्पो में काला धन लाद के कांग्रेस को पहुंचाने वाले एजेंट ज्यादा हो। तो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर जिसका हो उसकी हैसियत गिराकर वो यहां पर ले आए, तो अंबानी और अदानी को तो ये सोचना चाहिए आज की रात उनको कोई दोस्त नहीं मिल रहा होगा कि हम किससे बात करें। सही बात करें क्या, ये तो हमारी इज्जत के साथ खेल गए। इन लोगों ने कितना चैनल बनाया, कितना प्रोपेगेंडा किया अदानी और अंबानी के चैनलों ने नरेंद्र मोदी के लिए, और नरेंद्र मोदी ने इनको ही प्रोपेगेंडा का सामान बना दिया। और सवाल भी सोचे नहीं होंगे कि मोदी उनके साथ ऐसा करेंगे। जनता की नजर में उनकी बनाई हुई जो भी साख है वो खत्म कर दिया ना एक तरह से। तो अदानी और अंबानी को कुछ स्टेटमेंट तो देना चाहिए कि हमारे पास टेम्पो है कि नहीं है, टेम्पो है तो हम उसका इस्तेमाल किस कार्य में करते हैं, और टेम्पो से भेजा या नहीं भेजा नोट, ये तो कुछ तो स्टेटमेंट देना चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री ने आज वो सचमुच आज अंबानी और अदानी ये हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे कि ये लोग क्या कह रहे हैं। कम से कम उनके चैनल पे क्या चलेगा, कैसे वो बयान चलाएंगे बताइए। पहले प्रधानमंत्री का चलाएंगे, फिर खंडन कैसे करेंगे। क्या जो भी अदानी का चैनल है उसका संपादक आके खंडन कर सकता है अदानी के बिहाफ पर कि टेम्पो से नहीं भेजा है, नहीं भेजा है, तो कहना पड़ेगा ना कि अदानी जी ने हमें मैसेज किया है कि हमारे पास टेम्पो नहीं है। और ये भी कहना पड़ेगा ना कि पीएम झूठ बोल रहे हैं, पीएम झूठ बोल रहे हैं, ये कहना पड़ेगा। तो वो चैनल क्या करेगा। तो इसलिए अब अदानी और अंबानी को सबसे पहले अपना चैनल बंद कर देना चाहिए कि कुछ और बिजनेस कर लें, लेकिन इस बिजनेस में तो वो कहीं के नहीं रहे ना। उन्होंने ये सारा सेटअप खरीदा, कह रहे थे फाइनेंशियल टाइम्स बनाएंगे। अब आप चला लीजिए, आपके प्रधानमंत्री, आपके सुप्रीम लीडर, विजनरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये कह दिया आपको कि आप टेम्पो से पैसे पहुंचा रहे हैं। मतलब अब क्या कहा जाए, इतनी बड़ी हेडलाइन है इस वक्त, ये दुनिया की ग्लोबल स्टोरी है। जो करप्शन के इन पे चार्जेस हैं अदानी पे, वो सब छोड़ दीजिए, उसको अलग कीजिए, लेकिन दुनिया में इनकी कंपनियां हैं तो सही। दुनिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, ये ग्लोबल तरीके से बिजनेसमैन अमीर के तौर पे तो देखे ही जाते हैं। सोचिए उन तमाम अखबारों में इनकी क्या इज्जत रह गई। और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, बताइए, इनको बोरी में नोट भेज के पहुंचाने वाला बता दिया। मतलब कुछ तो इनकी भी इज्जत का लिहाज करते कि जब ये शादी करते हैं तो कितने बड़े बड़े मेहमान आते हैं, और इनको आप बोरी में नोट भर के भेजने वाला पहुंचा दिया। मैं तो आज तो बुरा लग रहा है अदानी और अंबानी के लिए, क्या कर सकते हैं। पर ज्यादा बुरी बात यह है कि इस बयान ने भारत की पत्रकारिता को फिर से टेस्ट किया और भारत की पत्रकारिता फिर से फेल हो गई। उसमें मादा ही नहीं है, वो फेल हुई है बुरी तरीके से इस मामले में। आज उनके एडिटर अपने न्यूज रूम में कैसे नजरें मिलाते होंगे, ये अब आप सोचिए। किस बात का, पहले तो कहते होंगे कि नहीं नरेंद्र मोदी विपक्ष बड़ा खराब है, किसी का विजन नहीं है, यही हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो देश को यहां ले जाएंगे वहां ले जाएंगे। लेकिन अब उस प्राइम मिनिस्टर ने तो आप ही को कह दिया कि आप टेम्पो में काला धन पहुंचाने वाले लोग हो। तब उसका एडिटर अपने बाकी एडिटरों से, नए रिपोर्टर से कैसे नजर मिलाएगा, क्या करेगा। वो तो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो सारी दादागिरी इसी पर आके रुकती है कि जनता कहीं भी जाए, रिजल्ट हम अपने हिसाब से निकाल लेंगे, वो चाहे जैसे भी आए। चुनाव की जो खबरें आ रही हैं तरह तरह से, वो तो अनगिनत है ना, वो तो मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो रहा है। तो अब आप पता नहीं है कि किस तरह का रिजल्ट आएगा। तो सारी दादागिरी उस पर है, सारी बेशर्मी अपने आप को एक राजनीतिक दल के जीत के पीछे छिपाकर और खड़े होने की बेशर्मी है, और तो कुछ नहीं है। मेहनत बीजेपी के कार्यकर्ताओं का श्रेय ये लोग ले रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि भाई 10 साल में आपको कुछ नहीं मिला, अब आगे से ऐसा मत होने दीजिएगा, क्योंकि अब पार्टी के पास 16-17 हज़ार करोड़ है। और इन चैनलों को जरा सा कहिए कि हटे, हार जीत का श्रेय हमें लेने दीजिए। अगर हारते हैं तो हम अपनी कमी अपने स्वीकार करेंगे, जीतेंगे तो हमें इनाम मिलना चाहिए। कम से कम जेपी नड्डा को ये तो ऐलान करना ही चाहिए कि हमारी पार्टी में कोई टेम्पो से पैसा नहीं आया, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से आया, तो उसी में बोनस दीजिए।
लेकिन इसमें पार्ट दूसरा प्राइम मिनिस्टर का भी ऑपरेटिव पार्ट कि भाई आप ही कह रहे हैं कि टेम्पो में पहुंचा रहा है एजेंसी आपकी। भाई जब आपको झारखंड में किसी मंत्री के पीए के नौकर के पास 30 करोड़ मिल सकता है, पार्थो चटर्जी के पास मिल सकता है, तो भाई यहाँ भी अडानी और अंबानी के गोदाम पे पहले आदमी भेजो। वो नहीं भेज पाएंगे। हाँ, इस पूरे चुनाव में उन्होंने झूठ के अलावा क्या बोला है? सोचिए ना, उस अंबानी के चैनल के एडिटर को कुछ दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया, क्या तब उनके पास सूचना थी टेम्पो की? तो कहते कि भाई आप आए हैं, आपका चैनल तो आपके मालिक लोग तो ये करते हैं, हम क्यों आपको इंटरव्यू देंगे? आप हमारे विरोधी को टेम्पो में बोरी भरकर नोट पहुंचा रहे हैं और आप हम तीनों को बिठा के भावुक हो रहे हैं। आप तूफान का सामना कैसे करते हैं प्रधानमंत्री जी? देश याद रखेगा ना कि ऐसे पत्रकार भी इस देश में पैदा हुए। तो आप ईडी के दम पे, पुलिस के दम पे, भीड़ के दम पे, जितना भी आपको फैलना है फैल लीजिए। पत्रकारिता के दम पे आपको अपने ही दफ्तर में, उन्हीं संपादकों को कह रहा हूं, वो नजर झुका के चलते होंगे। तो रवीश, ये सब जो आप बोल रहे हो, तो आपको लग रहा होगा ना कि आज यूट्यूब है कि आप बेखौफ होकर और निडर होकर बिना सोचे इफ एंड बट के सारी बात कह सकते। नहीं होता तो चाय की दुकान पे तो जरूर आज की शाम बोल रहा मतलब इसमें कुछ भी नहीं है आपके लिए सेंसर करने हाँ, का। ये तो है। जो आपको लगता है वो काश बोलते हो। भारत की कोई कंपनी ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकी, पर है नहीं, मादा नहीं है। यहाँ के बिजनेसमैन में साहस नहीं है। लेकिन ये साहस नहीं है, डरपोक लोग हैं बहुत ज्यादा, किरदार में ही बहुत डर है। लेकिन ये साहस में कमतरी 2014 के बाद आई है। हाँ, ये भी नोटिस सारी उनकी हीरोगिरी निकल गई। बड़े अच्छे सूट पहन के इंडिया टुडे के कवर पे फोटो खिंचाते थे, पॉलिसी पे भाषण देते थे। अब तो लगता है कि पॉलिसी पढ़ते भी नहीं है, हिम्मत ही नहीं होती है। नहीं, मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ रवीश कि यही मीडिया था जब 2014 के पहले 11, 12, 13, 14 में प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगाकर सैकड़ों सवाल पूछता था। मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह कहता था, सब कुछ कहता था। तो ये जो स्थिति आई, ये तो इस दौर में आई ना, 10 साल में। आज कोई मीडिया लिख सकता है अपनी हेडलाइन में कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं? कोई लिख सकता है इसमें? अब कोई लेख लिखेगा कि कॉरपोरेट को के इमेज को टार्निश कर रहे हैं, भारत के इकोनॉमिक पावर इंडिया बनने जा रहा है, उसके 2 सबसे बड़े पावर हाउस को आपने टेम्पो में नोट भेजने वाला बता दिया। बताइए, आपने तो बिजनेस की, आप कह रहे थे कि हिंडनबर्ग भारत को बदनाम कर रहा है, असली हिंडनबर्ग तो आप निकल गए। एक तरह से देखा जाए तो जो काम हिंडनबर्ग नहीं कर सका, उससे भी ज्यादा बड़ा काम प्रधानमंत्री ने कर दिया। तो प्रधानमंत्री ही हिंडनबर्ग हुए ना, और कौन हुआ? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे तो नहीं बोला गया। लेकिन ये ज्यादा एक राजनीतिक तौर पे देखिए, चुनाव छोड़ दीजिए, चुनाव कई कारणों से जीते जा रहे हैं, छोड़ दीजिए उसको। हाँ, अगर आपको पता करना है तो चुनाव आयुक्त के टेलर का जरूर पता कीजिए, वो सूट अच्छा सिलता है। तो अगर पता चल जाए तो मुझे भी बताइए, मुझे भी उससे सूट सिलवानी है। लेकिन बात यह है कि राहुल गांधी की बहुत बड़ी राजनीतिक जीत है। 2014 के साल में जब तूफान था नरेंद्र मोदी का, उस वक्त राहुल गांधी ने उनकी सूट नीलाम करवा दी थी, ये बोल के सिर्फ एक बात कि ये सूट बूट की सरकार है। ये जितना भी राहुल गांधी को खारिज करें, ये डरते बहुत हैं। सदस्यता ले ली, संसद से अदानी और प्रधानमंत्री के तस्वीर को कार्रवाई से हटाया गया। अब आप खुद ही बोल रहे हैं, अब इसको कौन किस कार्रवाई से हटाएगा? क्या बीजेपी अपने प्रधानमंत्री का, अपने सबसे बड़े नेता के इस भाषण को काट सकती है? ये तो आकाश आनंद है नहीं। आकाश आनंद होते तो मायावती अभी तक इनको पार्टी से निकाल चुकी होती, लेकिन ये आकाश आनंद भी नहीं है। तो इतनी बड़ी बात इन्होंने कही है, अपने पूरे आधार को इन्होंने कमजोर किया, क्योंकि ये प्रैक्टिस करते आ रहे थे, झूठ ही बोलते आ रहे थे। बोलते बोलते आप नोट शहजादे बोल रहे थे, यानी हम नोट नहीं करते हैं, मुसलमान के नाम पर हमको तो वोट मिलेगा, लेकिन हम उनको, अपोजिशन के लीडर हैं, हम शहजादे ही बोलते रहेंगे क्योंकि मुसलमान के नाम पे हमको वोट मिलेगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने जिसे प्यादा कहा, जिसे शहजादा कहा, उसकी एक चाल में आप ऐसे फंस के भारत के 2 सबसे बड़े कॉरपोरेट घराने की इज्जत आपने मिट्टी में मिला दी। सही बात, मिलाई दी ना। अब सही बात। अब इसके बाद क्या कहेंगे? सही बात। हम तो अब जब से इन दोनों को देखेंगे, हमको टेम्पो ही दिखाई देगा, वो बोरी दिखाई देगी। सही बात। जब अभी तक इनकी क्या छवि है? सुपर पावर लोग हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार आ रहे हैं, ये गाड़ी, वो हवाई जहाज, वो एयरपोर्ट, ये फलाना ठिकाना, 2 सीटर 6 सीटर प्लेन, अब ऑटो भी दिखेगा साथ साथ उनके इमेज के साथ। बहुत डैमेज किया। आपने ट्विटर पर टेम्पो की तस्वीर भी डाल दी, बहुत डैमेज किया है। तो ये राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत है
कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के मुंह से, जो राहुल का नाम आदर से नहीं ले पाते हैं, अदानी और अंबानी का नाम बुलवा लिया। नरेंद्र मोदी ने भले ही किसी और कारणों से, किसी और नीति के तहत, रणनीति के तहत ये दोनों नाम लिया, ये हम नहीं जानते हैं, ये वही जानते होंगे, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी जुबान से अंबानी और अदानी का नाम इस तरह से लिया कि सिर्फ नाम ही नहीं बुलवाया उनसे, उनकी शोहरत, इज्जत जो भी इन दोनों ने कमाई है वो भी उससे मिट्टी में मिला। नीचे खींचकर ये राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन की, काले धन के मैं मानता हूं कि सूट की जब वो नीलामी करवाया राहुल गांधी ने, उसके बाद ये राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन की ये बहुत बड़ी सफलता है। ये चुनाव हारने के बाद, 1000 चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने, कई चुनाव हार चुके हैं। ये जीत राहुल गांधी 2024 का चुनाव जीत के भी हासिल नहीं कर सकते थे, जो उन्होंने चुनाव से पहले ये बड़ी जीत हासिल की है। तो ये एक राजनीतिक परिघटना में भी मेरे हिसाब से बदलती है कि एक नौजवान नेता ने, जिस नेता को बोलने का मास्टर कहा गया, जिस नेता को कहा गया कि इसे तो बोलना नहीं आता है, उस नेता ने उनकी जुबान से वो सच बुलवा लिया जो वो बोलने से कतरा रहे। जो ए वर्ड, ए अल्फाबेट का दोनों नाम कभी नहीं लिया। अगर देख मतलब अन्याय हुआ, अंबानी और अदानी ने कोई कमी तो अपनी तरफ से नहीं छोड़ी थी, उनके साथ बहुत धोखा हुआ। उन दोनों को आज की रात बहुत बुरा लगना चाहिए कि ये ठीक नहीं किया। कई शेल कंपनियां बनाकर फर्जी कंपनी के हवाले से इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, कोई क्विक सप्लाई, कोई कौन कंपनी सब किया। उसके बाद अब कॉर्पोरेट डर गया होगा अजीत जी कि ये तो गजब के प्रधानमंत्री हैं, इनको तो बोलना नहीं आता है। वो बोलने वाले प्रधानमंत्री खोज रहे थे ना। जो प्रधानमंत्री शालीन था, शिष्ट था, वो कम बोलते थे तो उससे दिक्कत थी। अब ऐसे बोलने वाले आ गए कि कॉर्पोरेट घबरा गया होगा कि भाई अब जब अंबानी अदानी को बोल सकते हैं तो हमें तो कुछ भी कह देंगे कि ये चौराहे पे खड़ा होकर पॉकेट मारने वाले लोग हैं, कुछ भी कह देंगे ना। अगर ये हालत इस देश की है तो कॉर्पोरेट को सोचना चाहिए कि इस देश में उनकी आवाज तो बहुत पहले चली गई थी, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब जरा हम आते हैं आपके YouTube पर। काफ़ी ऊर्जावान होकर आपने अपनी बात कही, अचानक बातचीत में ऊर्जा आ गई कि जो 1.5 साल का सफ़र है रवीश YouTube का, उसमें जैसे आप 3-3 वीडियो करते हो, 35 मिनट, 37 मिनट, 38 मिनट, अभी देखा 40 मिनट, तो यार ये बहुत लिखना पड़ता होगा। 40 मिनट के 3 वीडियो, मतलब 2 घंटे से ज़्यादा का वीडियो, स्ट्रक्चर बनाना, उतना रिसर्च करना, उतना डीपली उसमें घुसना उस वीडियो में, तो कितना, मतलब जैसे मोदी जी को सब पूछते हैं, थकते तो नहीं है? कौन सा टॉनिक लेते हैं? नहीं, हम बिल्कुल थकते हैं, नींद नहीं आती है तो परेशान होते हैं, सोना भी चाहते हैं ऐसा। और किसी को नींद ना आए तो तुरंत डॉक्टर से चेक कराए। ये बहुत ही अनहेल्दी तरीका है कि आप इस बात को सेलिब्रेट करें कि आप बिना सोए काम करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। मोदी जी तो 22 साल से उन्होंने छुट्टी ले ली है। मतलब ये भी एक, मतलब इसका क्या कहें आप, मनमोहन सिंह ने क्या छुट्टी ली थी? ये प्रधानमंत्री छुट्टी लेते हैं नहीं लेते हैं, ये मसला कब आ गया इसमें? ये कौन सी बड़ी बात है? आप लीजिए छुट्टी, किसने मना किया है? जब छुट्टी नहीं ली तब आपके काम का ये नतीजा है कि आप चुनाव मुसलमान के नाम पे लड़ रहे हैं। हो सकता है आप छुट्टी लेते तो आज आपको मुसलमान के नाम पर चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। छुट्टी लेते तो देश के बारे में थोड़ा सा सोच लेते, कुछ नया फ्रेश आइडिया आ जाता। हर समय किसको जेल में डालना है, किसको फर्जी बिल में फंसाना है, किसके यहाँ आईटी का रेट डलवाना है, किसके यहाँ ईडी भेजनी है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1 लाख रुपए में 6 महीने के लिए बिना बेल के जेल में रख देना है। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक मैनेज करते रहो, इधर उधर बेल खारिज कराते रहो, इसी में 6 महीने तक जेल में रख दो। तो अगर वो छुट्टी लेते तो हेल्दी रहते, खुश रहते। पूरा 10 साल का उनका राजनीतिक जीवन देखिए ना, हमेशा तनाव में नजर आ रहे हैं। हर समय लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा लोड इन्हीं पर आ गया है, जनता काम नहीं कर रही, अकेले यही काम कर रहे हैं। तो अगर आप छुट्टी लेते तो राजनीतिक माहौल में थोड़ी सुंदरता आती, मधुरता आती, और आपको 10 साल का राज मिला है, अब जनता आपको इतना प्यार करती है, लोकप्रिय हैं, तो थोड़ा रिलैक्स भी तो दिख जाइए। उस जनता ने तो ये कहा नहीं है, लेकिन जब बात मेरी कर रहे हैं तो हाँ मैं थकता हूँ। हाँ, हाथ में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, गर्दन दुखती है। हम वृंदा कनव ये लोग हैं जो 7 बजे हमारा लैपटॉप खुल जाता है।
सुबह 7 बजे 7 बजे खुल जाता है। और हम अक्सर कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, एक दूसरे को कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप 10 बजे के बाद आना, 11 बजे के बाद आना, लेकिन किसी के पास कोई अलग समय नहीं होता है और वो लगातार हम काम करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि न्यूज़ चैनल का रिसोर्स तो नहीं है। और धीरे धीरे एक वीडियो करने का तरीका हमने सीखा। फिर लगा कि ये चुनाव है, इतना बड़ा हो रहा है, इतनी खबरें दबाई जा रही हैं, जनता को पता नहीं चल रहा है, तो हमने ये पिछले 3 महीने में थोड़ा ज़्यादा जान लगा दी है। पर लगता नहीं कि हम लंबे समय तक इतना कर पाएंगे। तो 3 वीडियो रोज करते हो आप? 3 या 2, हाँ, अगर लंबाई के हिसाब से देखें तो वो 3 ही हो जाता है। तो हम सब अपने आप को अंतिम सिरे तक खींच चुके हैं, चाहे वृंदा हो, कनव हो, किसी के पास समय नहीं है। मतलब वो लगातार टाइप करना, एक दूसरे को चेक करना। पर ये भी एक बड़ी बात है कि और हमें लगभग मौका मिला कुछ करने 5-6 बिलियन लोग रोज देख रहे होंगे। हाँ, मिलियन कह सकते हैं, अभी बिलियन नहीं। 5-6 मिलियन रोज, वो बड़ी बात है शुरू से, कभी बहुत बड़ी बात है कि आप 3 वीडियो कर रहे हो। शुरू में मुझे याद है जब हम लोग मिले थे तो आपने कहा था रवीश कि हफ्ते में 3 वीडियो तो कर ही लेंगे। फिर हमने कहा नहीं नहीं रोज एक कर सकते हो। हाँ। तो आपने कहा रोज देखते हैं नहीं तो 2 दिन पे सही कहा आपने। ऐसे कुछ बात। हाँ, नीचे हम लोग सीढ़ी पर लगा बात नहीं कर रहे था थे। और हम वृंदा यही बात करते थे कि एक एक दिन में एक करना चाहिए, या फिर 2 दिन में 3 दिन में एक करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहिए। पर हम लोग न्यूज़ चैनल से आए हुए लोग थे और जब ये देखे कि हम बोल सकते हैं, हम कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा खबरें दबाई जा रही हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। विपक्ष को देखिए, कहीं किसी अखबार में देखिए तो पता नहीं चलेगा। आप उत्तर प्रदेश का अखबार देखिए, आपको पता नहीं चलेगा कि अखिलेश यादव की रैली भी कहीं हो रही है। कुछ डिटेल, और कभी छप भी जाए तो उस खबर को पढ़िए। अखिलेश यादव की रैली की रिपोर्ट ऐसी होगी जैसे कोई फालतू के नेताओं कोई बात ही उन्होंने ना की, कॉपी ही खराब तरीके से लिखी जाती है। और जब आप देखिए बीजेपी के नेताओं का कवरेज देखिए, 10 नेता बीजेपी का रैली कर रहे हैं तो 10 की खबरें छपती हैं। तो आपने एक रैली रिपोर्ट के नाम से भी कुछ रैली रिपोर्ट के नाम से शुरू, तो वो हम लोगों ने खींचा कि हमें भी लगता है कि ये शायद इस हिंदुस्तान के इतिहास का ये एक वैसा मोड़ है जहां पर गुजर रहा हर पल आखिरी होने का संकेत दे रहा है। तो हमें लगता है कि हम आखिरी लम्हे में हैं, तो आज कुछ ज़्यादा कर लेना चाहिए, कल कुछ ज़्यादा कर लेना चाहिए। हमारे एडिटर हैं, कैमरा पर्सन हैं, इन सब ने भी उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है। वो लोग दिखाई नहीं देते हैं, प्रिंस, धर्मेंद्र, सचिन जी, वो लोग भी बहुत ज़्यादा। हमारे एडिटर की हम क्या बताएं, जिस दिन हम 10 मिलियन होने वाले थे और हमारे एडिटर साहब बैठे हुए थे, तो लग रहा था कि उनका कुछ मूड ऑफ है, पर तो उन्होंने कहा नहीं, मैं काम में घुस जाता हूं तो मैं रहता हूं। लेकिन बाद में पता चला कि उनके परिवार में किसी की तबीयत ख़राब है। तो हम उस दिन बहुत सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि हम उनको जल्दी जाना था और फिर हम सभी उदास हो गए क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनके लिए हम प्रार्थना करने लगे। पर लेकिन ये लग रहा था कि उनसे तो हमने कभी कहा नहीं कि हमारा मिशन क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, लेकिन वो हम सब की मेहनत को बहुत समझते हैं। एडिटर हमारे, और उन्होंने ये नहीं कहा कि आज मुझे जल्दी जाना है, कोई आईसीयू में भर्ती है। तो ऐसे ही जुनूनी लोगों की बदौलत हम लोग पहुंच पाए हैं यहाँ तक। और ये भी लगता था कि ये कब ये ब्रॉडकास्ट बिल पास हो जाएगा, बंद हो जाएंगे। तो कई बार लगता था कि उसके पहले हमारे दर्शक भी चाहते थे कि 10 मिलियन कब होगा। वो रोज 10 लोगों के मैसेज आते थे कि आपने देखा। तो मुझे लगता था कि अगर 2 महीने से तो मैं भी आप भी कह रहे बता रहा था कि होने वाला। मुझे लग रहा था कि अगर ये इतना इनको इस बात से इतनी खुशी मिल सकती है मेरे दर्शकों को, तो ये 1 करोड़ हो जाना चाहिए कि वो ये खुशी डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादा मेहनत है कि उन्होंने इतना लंबा वक्त हम लोगों का वीडियो देखा। बहुत सारा वीडियो न्यूज़ चैनल की क्वालिटी का नहीं था, ख़राब एडिटिंग थी, बहुत सारी कमियां थी, उन कमियों के साथ हमें स्वीकार किया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कुछ नहीं है लेकिन करो, हम देखेंगे। हाँ। मतलब हम क्या ही कहें, मतलब शुक्रिया अदा, ये मैं नहीं कहूँगा कि उनका शुक्रिया अदा करने के मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे पास लाखों वाक्य हैं, मेरे पास वक्त नहीं है। जैसे रवीश, मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि आप
चैनल में रहे, कई चैनल में एडिटर रहे, बड़ी टीम होती थी, 400-500 लोगों की टीम, रिपोर्टर्स, दिस दैट जो भी है। लेकिन मैं अगर अपने को देखता हूँ तो मुझे लगता है वो सब 25 साल एक तरफ और ये 3-4 साल एक तरफ, मैं 100 गुना ज़्यादा खुश हूँ। शायद मैं शुरुआती दिनों में मैंने कहा भी 100 टाइम्स ज़्यादा खुश हूँ। मतलब मैं इतना मल्टीप्लाइड है मेरी खुशी कि मैं कर नहीं सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 27 साल आपने एनडीटीवी में काम किया, आज़ादी भी थी, आपने अपने हिसाब से प्राइम टाइम किया, अपने हिसाब से आपकी पहचान बनी, रवीश की रिपोर्ट, दुनिया भर के प्रोग्राम्स आपने किए, वहाँ से रवीश कुमार का बनना वहीं हुआ। तो वो दौर और ये 1.5 साल तराजू पर अगर तौलेंगे तो आपको मन में कौन सुकून ज़्यादा देता है, किसका पलड़ा भारी है? मैंने तो अपनी उसके भी बात अच्छे बुरे बहुत सारे पल हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग तरीके का अनुभव है कि हर तरह का ख़तरा आपका अपना ख़तरा होता है। न्यूज़ चैनल में बहुत सारी जिम्मेदारियां, ख़तरे दूसरे उठा लेते हैं, दूसरे के हिस्से चली जाती हैं, लेकिन यहाँ सब आपके माथे आती हैं। एक गलती होती है तो हमारी बिंदा की हालत ख़राब हो जाती है कि इसको कैसे काटें, क्या करें, रात हो गई है, इस वीडियो से क्या ये चीज़ हटाया जा सकता है। तो ये 2-4 लोग मिलकर सीख रहे होते हैं। तो कई बार लगता है कि आप उम्र के इस मोड़ पर हैं जहां आपको लगता है कि सीखने की ज़रूरत नहीं। ये सबसे बड़ा भ्रम है। ये कभी भी अपने आप को घोषित नहीं करना चाहिए। पर चैनलों में होता है, करते करते लोग मान लेते हैं कि आपको सब आता है, पर यहाँ हमें रोज़ मानना पड़ता है कि हमें कुछ नहीं आता है। ये जो चीज़ है बहुत खुशी देती है, बहुत संतुष्टि देती है कि पहली बार आपसे माइक का नाम पूछ रहे हैं, पहली बार किसी से ट्राइपॉड के बारे में पूछ रहे हैं, पहली बार किसी से ऑटो क्यू टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में पूछ रहे हैं, किसी ने फ़ोन किया कि ऑडियो ख़राब है, आप अपने कैमरा पर्सन से बात कराइए, पर्दा थोड़ा सा लगा दीजिए, मोटा पर्दा लगा दीजिए तो ऑडियो आवाज़ थोड़ी ठीक हो जाएगी, थोड़ा और काम कीजिए, और एडिटिंग बहुत अच्छी कीजिए। हज़ार लोगों का, एक पेड़ में कई बारिशों का पानी होता है। आप तो पौधा लगाते हैं, तो उसमें सिर्फ हम नहीं हैं। हमने जिन 5 लोगों के नाम गिनाए सिर्फ वही नहीं है, अनगिनत लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी गाड़ी से हमने कह दिया कि ऐसा वीडियो क्या मिल सकता है, हमें विश्वास नहीं हुआ कि हम घर से नहीं निकल सकते हैं, वो अपने घर से निकलकर वो हमारे लिए वीडियो बना आपने बताया था कहीं ये सब जर्मनी इसमें या शामिल कहाँ का हैं। कोई वीडियो कि पोलैंड का याद नहीं आ रहा है, कहीं का वीडियो बताया था, हाँ। किसी दर्शक ने वहां से रिकॉर्ड करके भेजा, शायद स्विस वाला जो हिंडनबर्ग चल रहा था उसी बिल्कुल, वो हाँ। वहां बैठी रही, हाँ। वो वहां बैठी रही कि हम अपने वीडियो को चेक कर लें, और उनको जाना था तब वो वहां से जाती वहां से। उसके पहले उन्होंने उस बैंक का पूरा वीडियो बनाकर हमें भेज दिया, हमें गजा से। तो ये इसमें बहुत लोग शामिल हैं। काश मैं सबका नाम यहाँ लिख कर ले आता, 500,000 लोगों के नाम पढ़ता। बहुत सारे ऐसे पत्रकार जिनसे मैं कहता रहा कि मैं पैसा कमा रहा हूँ तो मैं भी आपको देना चाहता हूँ, पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम इससे अपना अपराध बोध कम करना चाहते हैं कि हम अब उन तमाम चैनलों को जो वीडियो भेजते हैं उनमें पत्रकारिता तो नहीं है, पर आपके लिए आप प्लीज़ पैसे की बात मत कीजिए। तो बहुत कुछ लोगों को समझाना पड़ा, तब जाकर उन्होंने पैसे लिए। तो ये एक बहुत भावनात्मक रूप से ये भी था कि इन्हीं पत्रकारों ने अपने किसी और पत्रकार के भविष्य के लिए मुझे सपोर्ट किया। मेरे सपोर्ट करने से उनके भविष्य में कोई बदलाव नहीं आया, उनके वर्तमान में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन ये सब मिलकर क्यों सपोर्ट कर रहे थे? वो इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि ये पेशा बचा रह जाए। उनसे जो भी करवा लिया जाता है, लेकिन जब वो इस पेशे में आया है ना, तो उसका दिल पत्रकारिता करने का ही होता है। तो वो सोचता है कोई तो कर रहा है। तो ये सब अनुभव हमें प्राप्त हुए। बहुत सारे वकील, बड़े बड़े वकील जो बहुत व्यस्त रहते हैं, वो एक बार कहने के बाद कभी चेक नहीं किया, उन्होंने अपना वीडियो बाइट रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप में भेज दिया कि देख लो ये काम चल जाएगा। तो इस गाड़ी को बहुत सारे लोग धक्का दे रहे थे। अच्छा, इसमें ये भी हुआ रविश, जैसे आप मान लो एनडीटीवी में थे तो एक संस्थागत सिस्टम होता है, असाइनमेंट है, इनपुट है, आउटपुट है, मालिक कोई और है, वहाँ फाइनेंस किसी और का है, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और का, कैमरा पूरे सिस्टम का। तो एक खूबियाँ भी है, खामियाँ भी है, लेकिन एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ सब कुछ आप खुद भी कर रहे हो, टीम भी आप खुद बना रहे हो, तो आप उसके पीर भिस्ती बावर्ची एक तरह से सब खुद हो, तो उसका एक सुकून भी है, लेकिन साथ में कोई विस्तार की भी तमन्ना है। अजीत जी, सुकून तो है, लेकिन मैं जर्नलिज्म के इंडिविजुअलाइजेशन यानी वैयक्तिकरण के पक्ष में बहुत नहीं रहता। मुझे हमेशा लगता है कि पत्रकारिता एक संस्थान के भीतर पनपनी चाहिए, जहां एक दूसरे के अनुभव, ज्ञान, तकनीकी सपोर्ट, कई तरह की चीज़ों का आदान प्रदान हो।
और उससे पत्रकार में एक भरोसा, स्थायित्व पैदा होता रहे और उसे उसका कैरियर भी बने, उसकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती जाए। वो चीज़ यहाँ नहीं है। मेरे अपने संदर्भ में या 5-6 लोगों के संदर्भ में तो काफ़ी अच्छा है, पर बड़ा होने की अपनी सीमाएं हैं। हम कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ व्यूज़ पर निर्भर है। हम चाहें भी ना तो बड़ा कदम उठाने में एक संकोच है और उसकी सीमाएं हैं। क्या है कि YouTube आपसे कहता है कि व्यूज़ चाहिए और वो सब कुछ एक व्यक्ति पर निर्भर होता जाएगा। तो अगर आप जितना भी बड़ा करेंगे, आपको अकेले दौड़ता रहना पड़ेगा। तो ट्रेडमिल पर आप कितना लंबा दौड़ पाएंगे, ये इसका एक चैलेंज है। क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग क्रिएटर नहीं हैं कि महीने में 2 या 4 वीडियो बनाकर रिलैक्स हो सकते हैं। बहुत बार घटनाएं और दर्शक की दिमाग में होता है कि आज हम क्या बताएंगे, उस पर क्या कहेंगे। दूसरी बात यह है कि जब हम लोग शुरू कर रहे थे तो जितने भी लोग जुड़े, उनके पास क्या उम्मीद थी कि इसके पास जा रहे हैं, इसके पास तो खुद कुछ भी नहीं है। तो वो लोग भी एक तरह से रिस्क ले रहे थे कि ठीक है, हम लोग कुछ मिलते हैं, करते हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि YouTube का अपना इकोसिस्टम भी भरोसा दे रहा है कि ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं कि लोगों को लगता है कि कुछ हो जाएगा यहाँ पर। मगर हमारे केस में तो कुछ भी पता है, मुझे ही नहीं पता था, आप ही बता रहे थे। तो सबको ही जो भी जुड़ा, तो किसी को आगे का पता नहीं था। तो ये भरोसा रोज़ का बना कि हम सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जो भी इस पेशे में आता है, चाहता है एक इंस्टीट्यूशन में जाके काम करे, जहाँ पर आप कुछ समय के बाद कुछ बनते हैं, कुछ नया ओहदा और विस्तार पाते हैं। ये हम YouTube के दायरे में नहीं दे सकते हैं। और जो न्यूज़ चैनल में अच्छी प्रतिभाएं हैं, उनको बुलाने में भी बहुत डर लगता है कि उन्हें इस्तीफ़ा दे के बुलवा लें और फिर पता नहीं ये चैनल किस कारण से और किस वजह से कब बंद कर दिया जाए। तो उनको तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मंच अभी नहीं बन पा रहा है। हो सकता है कि आगे जाकर हम बहुत साधन संपन्न हो जाएं, बहुत सारे लोग आएँ, जुड़ जाएं, दफ्तर हो। अभी तक जहाँ तहाँ किसी कोने में घर के और इधर उधर की जगहों से, गराज के पीछे से, कहीं किसी के दूसरे के छत से ये काम चल जाता है। लेकिन जब तक एक ऑफिस का माहौल नहीं हो तो वो ग्रोथ की जगह नहीं बनेगी। ऑफिस का एक माहौल होना चाहिए जहाँ पर बहुत अच्छी महिलाएं आएँ काम करने के लिए, उनको आप एक सम्मानजनक स्थिति देनी है, लड़कों को भी सम्मानजनक बैठने की स्थिति देनी है, प्राइवेट स्पेस भी हो, प्राइवेट स्पेस होना चाहिए, तरीका बिल्कुल प्रोफेशन होना चाहिए। मेरा अपना एक सोचने का तरीका ये होता है कि जहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं वो जगह भी अच्छी हो, जो उनकी गरिमा को एक तरह से बचा कर रखे, करे। अभी तो लोग जैसे तैसे कहीं कोने में घुस के बैठ के कर दे रहे हैं। पर अभी 17-18 महीना हुआ, उसमें भी जुलाई अगस्त तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था अजीत जी कि करना क्या है। तो कभी करता था, कभी नहीं करता था। तो अक्टूबर के बाद से थोड़ा नियमित हुआ हूँ, तो अभी सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। हिसाब में तो आप जानते हैं कि मैं ज़ीरो हूँ, तो उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। बहुत तरह के फाइलिंग्स, बिलिंग्स, ये सब करने पड़ते हैं। लोगों से जो बातें मैनेजरी करनी उस तरह से पड़ती की हैं। नहीं, वो सब भी हाँ, करना पड़ता है। एक मलाल तो रहता है कि इस 17-18 साल में इस देश की धरती से मैं कुछ नहीं कमाया, तो इसका मुझे मलाल रहता है। मुझे इस देश से 17-18 महीने में हाँ, मतलब मुझे इस जो भी देश से आया, बहुत प्यार है। गूगल से हाँ, तो मैं जो भी चाहता हूँ, कमाना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि इसी की मिट्टी से आए और इसी में समाहित हो। लेकिन ये बड़ी बात है कि गूगल जो यूट्यूब का की पेरेंट कंपनी है, उससे आ रहा है। अभी हाल में कोई एक चेक आया है वो मैं कह सकता हूँ कि इंडियन कंपनी से कि इंडियन कंपनी, भारत की धरती से मैंने कुछ अर्न किया है, उपार्जन किया है। तो इसका मुझे मलाल पहले दिन से रहा कि इसकी मिट्टी के लिए इतना कुछ हम लोग इसमें पले बढ़े हैं, इसी से शिकायतें हैं, इसी से उम्मीदें हैं, इसी से सब होना चाहिए। गूगल भी इंडियन कंपनी से ही लेके आपको दे रहा है, बिल्कुल दे ही रहा है, वो एग्रीगेटर है से ही, लेकिन उसका चेक कहीं और से आ रहा है। तो मैं गूगल का रोज शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और उसकी टीम का भी, कि उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। उनके बड़े यंग टीम हैं आके कि नहीं आप ऐसे कीजिए, नहीं आप ऐसे कीजिए, तो वो बताते भी हैं। ये उनकी बड़ी खूबी भी है। कई बार चैनल के बंद कर दिए जाने से हम उनके बाकी अच्छाइयों को नहीं देख पाते हैं,
लेकिन वो कंपनी प्रोफेशनल तो है ही। जरा जो दुनिया में इतने सारे पत्रकारों को प्लेटफॉर्म दे रही सही है, बात। किसी लाखों भारतीय लोग। उद्योगपति में है कलेजा कि ऐसा प्लेटफॉर्म बना दे? बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, वो नहीं बनाए। पहले यही सोचेगा कि कोई दरोगा आके बंद कर देगा, ईडी आके कॉलर पकड़ के जेल में डाल देगी, तो मत बनाओ। साबुन तेल बना लो, लेकिन ये सब कंपनी मत बनाओ। यही तो है इंडियन बिजनेस का इसी अचीवमेंट। से सोच लो कि अगर YouTube नहीं होता डर तो जाता रवीश हूं कुमार मैं तो। क्या करते? हम मैं आज क्या करता? आज आपसे उधार मांग रहा होता और आपके पास भी उधार देने के पैसे नहीं होते, बहुत दिक्कत हो जाती। नहीं, लेकिन उसको कल्पना करो। मैं रोज कल्पना करता हूँ और मैं डर उस जाता दौर हूँ। में यही कहता था रवीश कि मैंने शायद अपना शेयर भी किया था हाँ, कि वो आपने कई बार किया बीच है। का हिस्सा मैंने देखा जब लगता था सब अंधकार है। वो है ना, वो बंद गली के आखिरी मकान में है जहाँ से कोई दरवाज़ा नहीं है। लेकिन YouTube ने एक इतनी बड़ी दुनिया आपके लिए दी, जिसके लिए जैसे को होता है कई बार, मैं तो एक री इनकारनेशन शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं पुनर्जन्म। तो मुझे लगता है YouTube ने बहुत सारे लोगों के लिए पुनर्जन्म की एक भूमिका दी कि आप एक बार अपने दम पर नए सिरे से कुछ चीज़ खड़ा कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, जो शायद आपने भी इस 16-18 महीने बहुत में डर पाया हो। लगता है कि बहुत सारी अपनी समस्याओं से गुजरा, जहाँ पे बहुत पैसे की ज़रूरत थी। ये नहीं होता तो बहुत मुश्किल था कि मदर की तबीयत आपकी कि महीनों इतना खराब पैसा रही, और वो सब हॉस्पिटलाइज हम रही। लोग उसको फेस कर पाते। लेकिन इसका बहुत शुक्रगुजार हैं इस प्लेटफॉर्म का। आगे रहे ना रहे, लेकिन जितना साथ दिया इस प्लेटफॉर्म ने, उसके लिए तो बहुत शुक्रगुजार हैं और रहना भी चाहिए। पर ये रोज़ का हमारा डर है कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता। क्योंकि किसी ने तो 2000 रुपए का कॉलम लिखने के लिए भी नहीं कहा। एक दो लोगों ने कहा, फिर वो दोबारा कभी उसमें जबकि आप गंभीरता से दैनिक हिंदुस्तान और एक दो जगह कॉलम लिखा करते मैं थे। इतना कॉलम लिखता था कि कई बार मैं कहता था कि सारे लेख मैं ही लिखूंगा क्या, किसी और से लिखवाइए। पर सब ने 2014 के बाद से, इनके प्रभाव में आने के बाद से, पत्रकारिता का जब सत्यानाश किया नरेंद्र मोदी के लिए, उनके सपनों को, उनके सत्ता सुख के लिए जब सत्यानाश किया, तो बहुत सारी प्रतिभाओं को अखबारों से भी बहुत निकाला गया और उन लोग बहुत सिसकियां लेके घुटन के साथ नौकरी कर रहे हैं। ये आप समझिए कि जिस दिन इनकी सरकार जाएगी, उस दिन इस तरह के पत्रकार जो अपने आप को घुटन के साथ जी रहा है ना, उस दिन अपने कुर्ते फाड़ के सड़क पर लेट जाएगा कि ये हमारी आज खुशी का दिन है कि आज हम बोल सकते हैं, आज हम लिख सकते हैं, और कल जब दफ्तर जाएंगे तो पहली हेडलाइन हम ये लगाएंगे। अभी तो पत्रकारों ने आपस में बैठकर हेडलाइन क्या होनी चाहिए इस पर भी बात करना बंद कर दिया है। नहीं तो पहले तो यही बात होती थी ना कि तुम्हारी हेडलाइन अच्छी नहीं है, देखो उसका एडिटर बहुत शानदार है, कितना मारक है, कितना मारक है। ये सब बातें होती थी। तो ये सब बातें फिर से होने लगेंगी। हर पत्रकार जो अभी ये सत्ता की दलाली में नहीं लगा है, मगर नौकरी की मजबूरी से वहाँ है, वो इस दिन का इंतज़ार कर रहा है कि क्या वो दिन अपनी ज़िंदगी में देखेगा। मैं भी चाहता हूं कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा दिन आए कि जहां वो अपना कलम चला सकें, अपनी बात कह सकें और सर उठाकर चल सकें कि नहीं, हमारी डेमोक्रेसी में ख़राब वक्त आता है। इस तरह के लोग आते हैं जब चैनलों को, अखबारों को, संपादकों को डराते रहे हैं, लेकिन इसी देश से कोई बाहर से पौधा नहीं लाया गया है। इसी देश के बागीचे से कोई ना कोई आवाज़ निकलती है, लोग बोलते हैं और उनमें हिम्मत आता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, तो जो आगे भारत की आगे की यात्रा को बहुत सुंदर करेगा। ये बहुत अहम बात आपने की। अभी जैसे मुझे इसी पर याद आया, मेरे ख्याल से 4 महीने पहले की बात है, गाज़ियाबाद में एक सज्जन है, वो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। वहाँ मेरे एक छोटे भाई की तरह है जो काम करता है। तो उनके फादर की डेथ हुई थी, तो मैं गया था उनके श्राद्ध में। सैकड़ों हज़ारों लोग थे। तो उसमें एक सज्जन आए, उनके साथ 8-10 लोग थे। तो किसी ने बताया कि इनका कुछ कॉलेज वगैरह है, यूनिवर्सिटी कॉलेज कुछ अपना है, जो भी है, किसी ने बाद में बताया उनके जाने के बाद। लेकिन वो आए, मुझे गर्मजोशी से मिले, हाथ मिलाया, बोला बहुत शानदार आप लोग काम कर रहे हैं। आप रवीश कुमार 3-4 लोगों का नाम लिया, बहुत शानदार आप काम कर रहे हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं बताई। तो मैंने बेसाख्ता पूछा आप क्या करते हैं, आपका परिचय क्या है। वो जो आदमी बोला आज तक मैं हम सिर्फ डरते हैं। मैंने कहा सर, मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं, बोला कहा ना हम सिर्फ डरते हैं। बताइए। मैंने कहा 3 बार पूछा कि मैं सिर्फ जानना, चलिए आप मजाक कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं आप क्या करते हैं। हम बता नहीं सकते, हम सिर्फ डरते हैं, क्योंकि हम आपको परिचय भी नहीं बता सकते कि हम कौन हैं।
अब हंसी मजाक कितना करते रहे और क्लासिक मैं जवाब चुप। है ना, इस हाँ, हाल में मैंने इन्होंने देश मैंने को 20 पहुंचा लोगों दिया को बोला कि एक आदमी बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और आज की रात अंबानी और अदानी भी यही कह रहे होंगे कि हम सिर्फ डरते हैं। तो तो अगर 2014 का पहले का भारत होता तो उनके ट्विटर पर बयान अब तक आ चुके होते। तो और दिलचस्प बात क्या हुई कि वहाँ बहुत सारे लोग तस्वीरें खिंचवा रहे थे हम लोगों के साथ, तो वो भी खड़े हुए, लेकिन उन्होंने कहा देखिए मैं इनके साथ तस्वीर खिंचवाऊंगा लेकिन सिर्फ अपने मोबाइल में, क्योंकि इनके साथ तस्वीर किसी और ने मोबाइल पे खींच के और मेरे किसी सोशल मीडिया में डाल दिया, किस तरह से लोग तो डरे जा डाल रहे दिया तो मेरी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मेरा कुछ काम धंधा है। तो बाद में किसी ने बताया कि इनका कुछ कॉलेज वॉलेज है, और उन्होंने अपने मोबाइल से फ़ोटो मेरे साथ सेल्फी खींचा और मुझे दिखा दिया। उन्होंने हंस के कहा हम सिर्फ डरते हैं इसलिए आपको ये नहीं भेजेंगे, तो हम अपने पास रखेंगे, कभी जब ऐसी स्थिति होगी तब पोस्ट करेंगे। मुझे 3, 4, 5 दिन तक उस आदमी का चेहरा याद आता रहा कि वो अप्रिसिएट करता है, देखता है, लेकिन वो बोलने का जोखिम नहीं लेता है, क्योंकि उसका जो काम है, जो पेशा है, जो भी कारोबार है, उससे इस देश में यही होता हाँ, है अजीत जी। ये ईडी जैसे संस्थाओं में लोगों को इसीलिए बिठाया जाता है कि आप किसी को डराने के काम आए। ये गलत पकड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, डराना है, किसी थानेदार को भेज के फर्जी मुकदमे में फंसाना है, जेल में डाल देना है, उसके बाद कहना है कि आप न्याय के लिए लड़िए। कोर्ट में भी यही हो रहा है। साधारण चीज़ों का अब बेल नहीं मिलता। खुद सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि बेल एक्सेप्शन रूल होना चाहिए, जेल एक्सेप्शन होना चाहिए, पर वो तो होता नहीं है, खुद ही नहीं हो रहा, वो खुद ही इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं अपनी ही कही गई 1000 बार कही गई बात को। तो इस देश में डराने का काम, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। डरा डरा कर इसको कई तरीके से गुलाम बनाया जाता है और बनाया जाता रहा, लेकिन ये देश उसी डर से अपने आप को निकाल भी लेता है। वो लंबा थोड़ा सा वक्त लेता है, लेकिन इस डर को ना बहुत अच्छे तरीके से उसको उतार के फेंकना भी आता है। वो आज जो वो व्यक्ति कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ डरना आता है, एक दिन वही कहेंगे कि हमको इस डर को उतार कर फेंकना भी आता जो है। कहा ना क्यों कपड़ा फाड़ के खुश हो जाएगा कि देखो हो गया। वो उस डर को उतार के फेंकेंगे ये, तो ये चीज इन्होंने बना दिया है। लेकिन यही कारण है कि इस देश के भीतर जो क्षमता है बहुत ज्यादा है, उसका विकास नहीं हो रहा है। जिस उद्योगपति के पास 100 रुपए है वो 10 रुपया लगाता है, डरा रहता है कि 50 नहीं लगाते हैं, पता नहीं कब कल क्या हो जाए, कोई कंपनी छीन लेगा, कोई खरीद लेगा, कोई बेच देगा। फेयर सिस्टम तो है नहीं यहाँ पे ना, आप चाहे जितनी भी बातें कर लें। नहीं तो वो किस लिए उसको डरने की जरूरत थी, जब उसके पास इतना पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब है। उसमें एक मैसेज और है कि हम आप जैसे लोग, ऐसे लोगों के लिए उनको लगता है कि इनके साथ दिखना या इनसे हमारा एसोसिएशन, मेरे साथ भी फोटो खिंचा के पर्सनल रख लेते हैं। अब उसी में एक बात मैं और बताता हूँ कि एक सज्जन है, बीजेपी के नेता हैं, बिहार के हैं, 30 साल से मैं जानता हूँ, 35 साल से, और भले आदमी, बीजेपी में भी हर दल में बहुत भले आदमी। भाई आपके प्राइम टाइम में सारे लोग आते थे, बहुत लोग आते और थे, आने के लिए तरसते थे। मैं 10 बार फोन करते थे कि आज नहीं बुलाया। आज एक बड़ा नेता बीजेपी का है, मुझे मैसेज करते थे आज आपका प्रसाद चाहिए सर। प्रसाद मतलब सबसे बड़ा सवाल। मैं एक शो करता था 12-13 में, उसमें शामिल होने के लिए, अभी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं कहीं से, और फायर ब्रांड प्रवक्ता बहुत सारे लोग। तो एक नेता है बीजेपी के, वो कभी कभी चकल्लस में फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि आप क्या सब लिख देते हैं महाराज बिहार के, मैं तो आपका ट्विटर पे उंगली सटाता नहीं हूँ कि गलती से कहीं रीट्वीट ना हो जाए या लाइक ना हो जाए। तो मतलब वो डर का एक माहौल ऐसा है। और उसके बाद रवि, किसी पार्टी का पॉलिटिकल वर्कर किसी पार्टी का नहीं था, इन्होंने बनाया। बीजेपी के कार्यकर्ता, देखिए ये ईडी का छापा मार के सिर्फ विपक्ष को नहीं डराया, विपक्ष से कहीं ज्यादा बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, उनकी जो स्वाभाविकता थी, उनकी जो निर्भीकता थी, उसको खत्म किया, कुचल दिया पूरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान को। वो ज्यादा डरे हुए हैं। वो अगर पसंद भी, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का कार्यकर्ता सहज नागरिक नहीं है। अरे हम लोग को 10 चीजों को नहीं देखना चाहता है। हम लोग को बहुत रैली में मिलते हैं, अभी अमेठी में मिले और जगह मिलते हैं, आके कहते हैं भाई साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सबसे ज्यादा नुकसान जो है, ये विपक्ष पे जो हमले करते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी के कार्यकर्ता उठा रहे हैं। उनको बोले हुए कितना जमाना हो गया, वो बोलने के लिए बेचैन है। बीजेपी का एमपी हो, कार्यकर्ता हो, प्रवक्ता हो, वो इंतजार कर रहा है कि कब वो दिन आएगा कि कुर्ता फाड़ के सड़क पर लेट जाएंगे और अब वो कुछ भी बोल सकता है। अभी वो कुछ भी नहीं बोल सकता है। जो बोल सकता है ट्रोल टाइप का जो गाली देने वही भाषा आप बोल सकते हैं, लेकिन
उसकी बीजेपी के कार्यकर्ता की भाषा सिर्फ बीजेपी की थोड़ी होती थी, सिर्फ बीजेपी के लिए थोड़ी होती थी, सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए नहीं होती थी ना, हजार और चीजों के लिए होती और उसमें भी हजारों लाखों लोग नागरिक बोध वाले भी लोग बिल्कुल हैं रवि। थे, सब बिल्कुल एक थे। तरह के ट्रोल और बिल्कुल थे। हाँ। वो उन सब को डरा कर चुप करा दिया गया कि हम नहीं रहेंगे तो आप नहीं रहेंगे। धर्म के नाम पर डराया गया, अपने वजूद के नाम पर डराया गया। तो खैर बीजेपी अपनी समस्याओं को समझे और समझे। हमारी आपकी चुनौती दूसरी है। हमारी आपकी चुनौती में एक और है। आपके पास फोन है, मेरा उधर है अभी कहीं। मुझे लगता है हम सब लोग में ये कभी सोचा नहीं था कि आपस में बात करने के लिए पूछेंगे कि व्हाट्सएप पर आइए। अब लोग कहते हैं सिग्नल पर आइए, हाँ। टेलीग्राम पे आइए। मेरे पास उसके बाद लोग साइकिल लेकर आएंगे कि टोल साइकिल। आपके पास आईफोन है, मैं आईफोन यूज नहीं करता हूँ, एंड्रॉइड करता हूँ। तो कई लोग फोन करते हैं कि नहीं नहीं आप फेस टाइम पे आइए, फेस टाइम पे। तो लगता है यार क्या दौर हो गया है कि आप फेस टाइम, सिग्नल, व्हाट्सएप पे भी डर है। जो वायरल कराते रहिए, रिकॉर्ड करके। तो ये एक स्थिति तो हो गई ना कि आप हर समय सोचते हो किससे बात करो, बीच में कौन कटिया मार के कोई नोट कर रहा है। यही इनकी उपलब्धि है। तो ये सब चिंता आप लोगों को भी होती है? होती है, काफी होती है। पर वैसा कोई काम ही नहीं करता हूँ। कोई बात कर रहा हो तो कर रहे होते हैं। अब बहुत ज़्यादा अब सोर्स भी नहीं बात करते हैं। उन लोगों को भी बहुत डर लगता है। फिर लगता है कि उन्हें क्यों खतरे में डालें। ठीक है, हम दर्शकों से बात करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। हम अपनी कोशिश कर सकते हैं। हमें मालूम है कि उनकी शक्ति कितनी ज़्यादा है। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि एक राजनीतिक दल के रूप में वो कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। हम उसमें खरोंच भी पैदा नहीं कर सकते हैं, ना सोचकर, ना किसी भी तरह की गतिविधि से, ना बोल कर भी। लेकिन गलत को गलत कहने का एक मंच होना चाहिए, वो बचा कर रखे हैं। हो सकता है कि कल हमारे पास ना रहे, लेकिन इस 10 साल तक तो हमने आपने किया ही है ना। तो उतना लंबा वो एक नेता जो हैं वो लाखों बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दम पर वहाँ हैं। हमारे पास तो वही 1 करोड़ दर्शक हैं, वो अब हैं हमारे पास, पहले तो पता भी नहीं चलता था। तो ये ठीक है, ये चुनौतियां रहेंगी, लेकिन लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये चाहे जैसा भी हिंदुस्तान हो, ये अच्छा हिंदुस्तान नहीं है। अच्छा हिंदुस्तान वो होता है कि अच्छा हिंदुस्तान वो होता है जहाँ किसी को किसी से डर नहीं लगे। वो ट्रोल करते रहें, उनका यही काम है। जहाँ किसी को किसी से डर नहीं लगे, सरकारें आती जाती रहें, जो सरकार में है उसको भी हारने का अनुभव हो, जो हारा हुआ है उससे भी जीतने का अनुभव हो, सब चीज़ उसकी अदला बदली होती रहे और गाड़ियाँ चलती रहें, किसी के रुक कर ठहर जाने से भय पैदा ना हो। वैसा देश होना चाहिए, वैसी राजनीतिक पार्टियाँ होनी चाहिए और इसी तरह की बातें होनी चाहिए कि जहाँ हम लोकतंत्र के हम सफ़र के रूप में देखे जाएं, ना कि एक दूसरे के दुश्मन के रूप में देखे जाएं। पर आपने बातचीत का मौका दिया, थैंक यू। नहीं अभी थैंक यू नहीं, अभी 5-7 मिनट। और ट्रोल जैसे आपने जिक्र किया, बहुत ट्रोल होते हो आप, और मुझे लगता है आए दिन हर चौथे छठे दिन रवीश कुमार ट्रेंड करते रहते हैं और आपके नाम के साथ अनाप शनाप बहुत लोग रोस्ट करते हैं, अनाप शनाप लिखते हैं, बिलो द बेल्ट, हर तरह की ट्रोलिंग होती है। तो एक समय में बहुत आप परेशान रहते थे, कुछ साल पहले तक लिखते भी थे आप। अब उससे कंडीशनिंग हो गई, अभ्यस्त हो गए, या उसकी परवाह नहीं करते? दोनों बातें, परवाह नहीं करता। प्रभावित होते हैं अभी भी? प्रभावित कभी कभी होते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन अब अपना काम ही इतना ज़्यादा है कि उसमें बहुत व्यस्त हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्विटर पर अब देखने का वक्त नहीं है। लगता है कि आज की जो जिम्मेदारी है पहले उसे पूरी करते हैं। तो करते करते हम लोग रात के 8-9 बजे तक खप जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा वक्त होता नहीं है, उसके बाद सोना ही होता है। तो जीवन बहुत सीमित हो गया है पहले की तुलना में, बाहर जाना और कम हो गया है। अभी आप ही को देखकर थोड़ी योजना बना रहा हूँ कि आपके पीछे पीछे चलूँ जरा सा। नहीं हम लोग चलेंगे। लेकिन ये कितना बड़ा नुकसान हुआ कि चुनाव में हम जैसे पत्रकार जाते थे, जनता कितना बात करती थी, बीजेपी की कार्यकर्ता भी हमसे बात करते थे। ऐसी बात नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के ही कार्य, हम तो आम लोगों से बात करते थे। तो ऐसी पत्रकारिता को ख़त्म करना और इसकी जगह पे वो हेलीकॉप्टर ले आना और ये सब ले आना, इससे बात बनती नहीं है। और अफसोस कि ये चुनाव फालतू के मुद्दों पर लड़ा गया। और अच्छी बात है कि विपक्ष ने ज़रूरी मुद्दे पर अपने को टिका कर रखा, लेकिन सत्ता तरफ से देखिए तो कितना नेगेटिव कैंपेन हुआ है। और बहुत दुख की बात है कि वो जिस तरह से मुसलमान करते हैं,
हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि इस देश का ये ऐसा ही इतिहास रहेगा, देखिए 10 साल में कोशिश उन्होंने बहुत की कि इतिहास बदल देंगे। इतिहास ऐसे नहीं बदलता है। और जो आदमी, जो राजनेता ये समझता है कि इतिहास हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में है और सिलेबस में है, इसका मतलब है कि ना तो वो वर्तमान जानता है, ना इतिहास, ना भविष्य का उसे पता है। हाँ ठीक है, वो किन्हीं कारणों से सत्ता में है तो रहना चाहिए, मुबारक हो, लेकिन कुछ ऐसा हो कि ये पता नहीं, अब ट्रोलिंग कल्चर इस देश की राजनीति का हिस्सा बन चुका है। तो सब लोग अभ्यस्त हो गए, अब सब लोग अभ्यस्त हो गए पर हैं और ये ट्रोल करते हैं। पर दुख की बात है कि जब ट्रोल करने पे पुलिस एक्शन लेने लग जाती है, ट्रोल करने पे कोर्ट एक्शन लेने लग जाता है, तब बहुत ख़राब लगता है। तब लगता है कि इस ट्रोल सिस्टम का पार्ट क्या हमारी न्यायपालिका है, इस ट्रोल सिस्टम का पार्ट क्या हमारा पुलिस सिस्टम, हमारी पुलिस व्यवस्था है, इस ट्रोल सिस्टम का पार्ट क्या हमारी सरकार है। ट्रोल अपनी जगह पे, दुनिया के दूसरे देशों में ट्रोल से अदालतें प्रभावित नहीं होती, ट्रोल से पुलिस प्रभावित नहीं होती है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पर हो सकता है। इसलिए ये कहना कि ट्रोल से बिल्कुल असर नहीं पड़ता है, केस टू केस बेसिस पे इसको देखना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, जैसे रवीश कुमार की पहचान हुई ग्राउंड रिपोर्ट से, रवीश की रिपोर्ट से, शहर कस्बे अलग अलग तरह की समस्याओं को दिखाते हुए, तो अब आप एनडीटीवी में प्राइम टाइम करते हुए, अब यूट्यूब पर ये 1.5 साल हो गया, कभी मिस करते हुए, या लगता है कि वैसे ही बाहर निकले? बहुत मिस करता हूँ बाहर जाना, लेकिन अब समझते हैं कि इतना ज़्यादा गैप हो गया है कि मीडिया में कई चीज़ों को ठीक से बताया नहीं जाता है, और ख़ासकर हिंदी पत्रकारिता। मेरा अपना बड़ा मन है कि हिंदी के जो नागरिक हैं उनको उच्च स्तरीय ज्ञान या जानकारी उपलब्ध कराई जाए। मैं वैसा दावा तो नहीं करता हूं, लेकिन मैं हमेशा यही मान के कोशिश करता हूं कि अच्छे से अच्छे तरीके से ज़्यादा समृद्ध और समग्र तरीके से अपने दर्शक को कुछ बता सकूं। उसमें रिसर्च बहुत होता है, और उसके देखने समझने के नज़रिए में हस्तक्षेप कर सकूं, क्योंकि जो भी होना है इन्हीं हिंदी प्रदेशों से होना है। यहाँ ज्ञान का बहुत अंतर है। देखिए, हिंदी के अखबारों ने हिंदी के पाठकों के साथ बहुत अन्याय किया है, उन्हें बहुत ख़राब नागरिक में बदला, ख़राब पाठक में बदला, जबकि कितनी क्षमता थी कि अपने पाठक को किसी और स्तर पर ले जा सकते थे। मुझे लगता है कि मेरे पाठक या जो दर्शक हैं वो हमेशा 4 सीढ़ियाँ मुझसे आगे चढ़ते जाएं और मैं उनका पीछा करूं, और उन तक पहुंचने के लिए मैं और पढ़ाई करूं, मैं और जानकारी जुटाऊं, तब बात मज़ा आती है। मैं नहीं चाहता कि मैं ऊपर चला जाऊं और दर्शक नीचे बैठकर सुन रहा है कि महाराज जी बोल रहे हैं। इसके लिए धार्मिक आध्यात्मिक लोगों की एक व्यवस्था समाज में बनी हुई है। ये इच्छा आप उनके आश्रमों में जाकर पूरी कीजिए, और वो भी काफ़ी मेहनत से बोलते हैं, उनका अपना स्टाइल होता है, सब कुछ होता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खप जाते हैं, तो उसमें उतना ध्यान नहीं जाता कि बाहर की दुनिया में लोग क्या बोल रहे हैं। अब आखिरी 2-3 सवाल कि जैसे इश्क में सहर होना जैसा लिखना, और वो गद्य जो रवीश कुमार ने लिखा, कॉलम उलम तो जो भी है वो तो अखबार ने बंद किया, आज कोई लिखेंगे तो आप छापेगा भी नहीं, आप बोल रहे हो, वो सब भी एक तरह से छूट गया पूरी तरह से। मिस करते हैं ज़्यादा कि जो गद्य पहचान है, वो गद्य छूटा, हालांकि वो लिखना बंद हो गया। वो बहुत हुक सी उठती है कि वैसा कभी लिखें, लेकिन दिमाग अब वो ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है न्यूज़ साइकिल के, वो छूट गया। मुझे लगता है कि ये इससे फिर से हासिल करना चाहिए कि अपनी बात, कई बार लगता है कि हम अगर खुश भी हैं तो हमारी खुशी के ऊपर राष्ट्रीय चिंताएं इतनी हावी हो गई हैं कि वो खुश होने का एहसास भी पता नहीं चलता। हम हर समय देश की इस तरह की घटनाएं, प्रधानमंत्री के ख़राब औसत बयान, झूठ और नफ़रत की बातों से बहुत प्रभावित होता हूं कि ऐसा इतना बड़ा नेता जिसके पास सब कुछ है, कोई हरा नहीं सकता है, वो उसकी भाषा इतनी ख़राब क्यों है? तो उससे परेशान हो जाते हैं। दुखी होने का कोई कारण नहीं है। लोगों ने कितना खुश होने का मौका दिया मुझे। आपने पूछा कि 1 करोड़ में आप खुश हो गए, मैं बहुत खुश हुआ था उस दिन। आमतौर पे इन सब बातों से कम प्रभावित होता हूँ, पर उस दिन अच्छा लगा था अजीत जी कि हाँ कुछ हुआ। ये भी लग रहा था कि दर्शक भी चाह रहे थे कि ये हो जाए, तो मुझे लगा कि ये खुशी उनको मिल गई, और उस दिन मुझे भी खुशी मिल रही थी कि ये एक माइलस्टोन है
ये सोच रहा था कि हिंदी के पत्रकारों के हिस्से में ये श्रेय आया है। मुझे बड़ा गुमान हिंदी के रहता है पत्रकारों कि में नहीं, मैं उसमें ऐड कर दूं कि जितना मेरा तजुर्बा है उसके आधार पर मैं कहूँगा कि मुझे नहीं लगता है किसी संस्थागत मीडिया का भी, बड़े मीडिया घराने का भी कोई यूट्यूब चैनल जिसमें 50 लोग काम करते हैं, सैकड़ों लोगों का इनपुट होगा, 1.25 साल 1.5 साल में 10 मिलियन का कोई रिकॉर्ड नहीं है जितना मैं समझता हूँ। चाहे वो आज तक हो, चाहे ललन टॉप, सबने एक फासला तय किया। उस हिसाब से एक इंडिविजुअल के तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी। लेकिन वो 5-6 लोग और हैं हमारे साथ जो नहीं वो 5-6 लोग हैं। ऑब्वियसली एक टीम लीडर होता है, उसके साथ 5-6 लोग होते हैं, लेकिन फिर भी पूरी टीम के बिना कुछ होता नहीं है। तो बड़ी कामयाबी है पूरी टीम का। तो ये कामयाबी से खुश तो आप होगे, कह भी रहे हो, लेकिन जब शुरू कर रहे थे तो कहीं इस मुकाम तक हम 1.25 साल में पहुंचेंगे ये लगता था? नहीं, मुझे या नहीं आशंकाएं थी? मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि ऐसा होगा, और बीच में हमने वो देखना भी बंद कर दिया था। पर हमारे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उनको बहुत भरोसा था। वो कहते थे नहीं ये अभी तो हो जाएगा। टाइम में थोड़ा अंतर आ गया, पर आउटर लिमिट में अंतर नहीं आया। वो कहते थे चुनाव से पहले हो जाएगा, और उनको कहते नहीं ये होना ही है। तो मुझे लगता था कि इस लैंडमार्क में ऐसी क्या बात है कि हर कोई चाहता है, हर कोई इस पे नज़र रख रहा है। पर मैं बहुत डिटैच, मैं भी, मुझे लगता है 2-3 महीने से कह रहा था। जब हुआ तो थोड़ा सा अटैचमेंट जैसा फील हुआ कि हाँ ये कुछ हासिल हुआ है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम ये हासिल, हम 5 लोग हैं, एक दूसरे की शक्ल देख के काम करते हैं, और पर उन सब के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन सभी के लिए जहाँ भी जीवन में आगे जाएंगे, उन्हें आगे जाना भी चाहिए। तो बड़ी उपलब्धि है कि उन लोगों ने भी ये कर दिखाया। उनके घर वाले कितने परेशान होते होंगे कि कहाँ चली गई काम करने के लिए, कहाँ जा रहा है काम करने के लिए, कोई न्यूज़ चैनल होना चाहिए, कोई अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए जिस पे ये लिखा होना चाहिए कि, पर वो लोग सब आए और सबने मुझे थामा। तो मैं इस चीज़ को रोज़ याद करता हूँ और अपने तरीके से बहुत ही कृतज्ञ रहता हूँ। अब इसी से मुझे एक आखिरी सवाल याद है। जब चैनल छोड़कर मैं घर बैठा और वो खाली वक्त था और शैक्षिक तौर पर लगा, जब चैनल में नहीं काम कर सकता हूँ, अचानक सडनली हुआ कि अब नहीं करूँगा और छोड़ा, तो मेरी बेटी 10 तरह की आशंकाओं में परेशान हुई। 2 बार जब मैंने छोड़ा, पहली बार तो रो पड़ी थी कि पापा अब क्या होगा, मुझे पढ़ाई करनी है, ये करना है, बहुत परेशान हुई, छोटी थी। दूसरी बार नौकरी छोड़ी तो थोड़ी बड़ी थी, तीसरी बार छोड़ी तो काफ़ी बड़ी हो गई, तब उसकी चिंता बहुत ज़्यादा थी अब क्या होगा। लेकिन मैं उसको कहता था बेटा कुछ होगा, लेकिन अंधेरा था मेरे सामने, क्या होगा कुछ नहीं पता। जब यूट्यूब शुरू किया तो कभी कभी बोलती थी पापा अब तो आप यूट्यूबर हो गए, क्योंकि बच्चों को लगता है ना यूट्यूबर है, बहुत सारे लोग यूट्यूबर हैं, तो मैं अपने फ्रेंड्स को क्या कहूँगी कि मेरे पापा यूट्यूबर हैं। आज वो बहुत गर्व करते हैं, उसको अच्छा लगता है। आपके उसमें भी कहीं लगा कि रवीश कुमार प्राइम टाइम और यूट्यूबर बच्चों पर कुछ इस तरह से? मैं अपने घर में कभी रवीश कुमार को लेके नहीं गया और प्राइम टाइम को लेकर नहीं गया। हम कभी घर में नहीं देखते थे टीवी, बहुत कभी कभार देखा हो तो देखा हो। हमारे बच्चे ज़रूर पूछते थे बाहर निकलने पे कि ये क्या चल रहा है, इतने लोग जी लगा के क्यों बोलते। तो मैं कहता था ये वही 10 लोग हैं जो हर मोड़ पे मिल जाते हैं, कोई ज़्यादा नहीं पापा, कुछ लग रहा है। मेरी छोटी बेटी पूछा करती थी, मतलब कोई रवीश जी कह रहा है, कोई फ़ोटो खिंचा रहा है। तो छोटी वाली बेटी ज़्यादा पूछती थी कि कुछ तुम लगता है पॉपुलर हो। हम कि बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, वही 10 लोग हैं, वो आगे पीछे वही मिल जाते हैं, वही बार फ़ोटो खिंचाते हैं और मुझे कोई नहीं जानता है। पर उनकी ये ट्रेनिंग नहीं थी, और घर में जीवन साथी की वजह से भी कि हमें सामान्य होकर ही सबको रहना पड़ता है, तो वो एक ट्रेनिंग रही कि नॉर्मल रहें। तो इसलिए, लेकिन इस बार सब खुश थे, सबको अच्छा लगा कि हर बार लगता था कि ये सुबह जा रहा है और दिन भर ये वीडियो बना रहा है, क्या कर रहा है। एक कमी तो रह गई ज़िंदगी में कि इतना व्यस्त रहने के कारण परिवार में उस बराबरी से तो सहयोग नहीं दिए। तो वो हम सब का अपराध है जिसकी समीक्षा बहुत सख्त होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। और आपको तो बहुत सारी चीज़ें आती भी हैं, खाना बना लेते हैं, आप बागवानी कर लेते हैं, मैं तो हर चीज़ में ज़ीरो हूँ। लेकिन धीरे धीरे दिमाग में ये बात है कि कुछ वक्त अगर निकल पाया, लेकिन ये यूट्यूब यही कहता है कि आप दौड़ते रहो हमेशा ट्रेडमिल पे, पर मैं कुछ कम दौड़ना चाहता हूँ, उसमें कम करना चाहता हूँ ताकि अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल सकूँ।
वो कितना संभव है देखेंगे। लेकिन सुंदर यात्रा रही इसमें कि हम लोग इतना कर पाए, भले एक साल के लिए ही, 2 साल के लिए, तो लगता है कि बड़ी बात है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। और रवीश से हमने बात की, हमारे दर्शक और रवीश के दर्शक बहुत सारे बीच में कॉमन भी लोग होंगे, और दोनों के दर्शकों के लिए एक अच्छा आज की बातचीत एक अच्छे माहौल में, और ऐसे भी थोड़ा पास्ट को झांकते हुए प्रेजेंट तक आने के लिए। और अब हम कब बात करेंगे? ये तो नहीं, यहाँ पर 20 मिलियन और 30 मिलियन प्लीज मत बोलिए। ये इतना काफ़ी है। नहीं बात करें, हम लोग 1 साल बाद फिर बात करेंगे। कोई 30 मिलियन और ये वो टास्क जैसा क्यों दिमाग पर लेना? नहीं लाना ये चाहिए। अपने आप अपनी गति से चलता है। हाँ। और जब आप उसके लिए नहीं प्लान करते हो तब कोई चीज़ मिलता है तो बेहतर होता है ना, स्ट्रेस नहीं है। वो टारगेट लेकर दौड़ना 30 वो मैं कह भी नहीं रहा। लेकिन चलो हम लोग फिर बात करेंगे 1 साल बाद। 1 साल बाद कुछ और होगा, देश में कोई और परिस्थिति होगी, कोई और स्थिति होगी, इस पर बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम को भी। और जब आप बार बार टीम की बात करो, हमारी भी टीम के सारे लोग यहाँ हैं। करण हैं जो शुरू से हमारे साथ 2.5 साल से, उपेंद्र हैं जो हमारे बहुत ही ख़ास फ्रेंड फिलोसफर गाइड हैं, एक नए सहयोगी जुड़े हैं राहुल ठाकुर, पीछे अब्दुल हैं, मेरे ख्याल से सचिन भी कहीं होगा जो हमारे दूसरे कैमरामैन हैं, एक तीसरे अंदर से तुरंत आए, कहीं मेरा नाम न भूल जाएं, विकास जी आए, और एक आध और यहाँ होंगे। तो खैर हमारी भी यही स्थिति थी कि ऐसे ही वृंदा चली आई दूसरे राज्य से, तो अचानक हमें पता नहीं चला कि करना क्या है। तो आज हम लोग बहुत सारा नोट्स शेयर कर रहे थे कि अच्छा वृंदा को ज़्यादा, मेरी तो बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है तो उसे ज़्यादा याद रहती है चीज़ें। तो मैं उसी से पूछ रहा था कि हाँ तो तुम उस दिन नहीं थी, तो उस दिन तुम कहाँ थी? तो बाद में वो आई, फिर हम लोग साथ काम करते रहे, बहुत कुछ सीखा एक दूसरे के लिए भी। सही बात। और कई बार लगता है कि उसके हिस्से में भी सारी कामयाबियाँ आएँ और इस तरह की चीज़ें। नहीं, टीम के बिना कुछ होता नहीं है। सही बात। और लगता है कि उन लोगों के लिए क्या करूं, मतलब मैं रोज़ अक्सर यही सोचता रहता हूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे। थैंक यू। नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू।